समझ में आएगा, मतलब यू कैन से कि 30 to 40% ही समझ में आएगा, बाकी 60 to 70% नहीं समझ में आएगा, बट वो 30 to 40% भी बहुत काम का होगा, और ये सब ऊपर से उड़ सकता है आप लोगों के, ठीक है। तो लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि क्या है, मतलब पॉलिटी है क्या। तो मैं ओवरऑल पॉलिटी को लगभग 1 घंटा टाइम लूँगा आपसे, लगभग 1 घंटा, ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो जिसमें मैं सारी पॉलिटी को पढ़ा बताने जा रहा हूँ, एक मैराथन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, जो नए बच्चे हैं उनको घबराना नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों का लेक्चर नहीं है, ये उन लोगों का लेक्चर है जो लोग अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उन लोगों का लेक्चर है, और उन लोगों को एक समरी लेक्चर के तौर पे मैं दे रहा हूँ, जिन लोगों ने ओवरऑल पढ़ रखा है, ठीक है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का लगभग लगभग दिया है, ये पॉलिटी का भी दे रहा हूँ ताकि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाए। सलमान का वेट हो रहा था, सलमान आ गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सलमान साहब, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के बारे में। एक मैं थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ, और तब तक मैं पानी और चाय 2 चीज़ें पीऊँगा, फिर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलें भाई, स्टार्ट कर दिया मतलब ऐसे, लेकिन पूछ लेता हूँ। देखिए, आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा, उसमें फंडामेंटल राइट, जो नए बच्चे हैं उन्होंने भी लगभग पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, तो पार्लियामेंट तक की 2 बातें याद रखेंगे। एक, सबसे पहले कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो क्या नाम है, ऐसा नहीं है कि एक दिन का कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब एक दिन में बन गया, ये बहुत टाइम से हुआ, बहुत टाइम तक इसमें मतलब इंडिया में जो उतार चढ़ाव आया है, उससे ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ है। और एम एन रॉय ने सजेशन दिया था कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, ये हमने पढ़ रखा है, और उसके बाद में हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई। लेकिन उससे पहले की स्टोरी हम जा रहे हैं देखने। देखो, 1973 से लेकर 1858 तक का जो पीरियड है उसको क्राउन रूल कहते हैं, क्योंकि उस समय क्राउन रूल, उसको कंपनी रूल कहते हैं, उसके बाद के पीरियड को क्राउन रूल कहते हैं, क्योंकि कंपनी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, इसलिए वो एक क्या है, कंपनी, उसको एक कंपनी रूल कहा जाता है। उसके अंदर जो है कई सारे एक्ट आए हैं, जिसमें से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, और उसके बाद में 73 के बाद में फिर 84 के अंदर ब्रिटिश इंडिया एक्ट है, जो उसके अलावा भी और भी एक्ट हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है इसमें से। उसकी इंपॉर्टेंट बातें यह है कि सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाया गया है वो याद रखेंगे। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया है वो इसी एक्ट के तहत बनाया गया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, याद रखेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इस एक्ट के तहत बनाया गया। और सबसे पहला ऐसा गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग का नाम याद रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग था ऐसा ऐसा पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। ओके, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, नाम याद हो गया, वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद में देखें आपका जो दो बॉम्बे, देखो उसके अलावा जो इंडिया के अंदर ना, बॉम्बे के अलावा प्रोविंसेस थे। बॉम्बे के अलावा कौन कौन से प्रोविंस थे? मद्रास, और उसके सॉरी कलकत्ता के अलावा, यानी कि जो आपका कलकत्ता है उसके अलावा भी दो और मेन प्रोविंस थे जहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे, जो बड़े प्रोविंस थे वो, उसका नाम था, एक का नाम था बॉम्बे, बॉम्बे प्रोविंस, और जो गुजरात भी उसके अंदर था, और दूसरा मद्रास प्रोविंस। इन दोनों मद्रास और इनमें भी गवर्नर होते थे, लेकिन इनको जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में इनको डाल दिया गया, यानी कि पावरफुल किसको बना दिया गया? गवर्नर जनरल बंगाल। और उसके अलावा 1974 के अंदर रेगुलेटिंग 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता लाया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस था और 3 और अदर जजेस थे। चीफ जस्टिस का नाम था सर इम्पे। क्या नाम था? सर इम्पे, IMPEY। ओके, सर इम्पे। सर इम्पे जो है, ही वाज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। तो ये मैंने आपको बताया, मतलब जो पुराने बच्चे हैं उनको बताया भी है। और उसके अलावा जो है बाकी बहुत सारी कहानी है इसके ऊपर। बस इतना याद रखना है कि इसमें 3 बातें याद रखनी है आपको। पहला चीज़ कि इसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। दूसरा, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसको बनाया गया वो था वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसके बाद में इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश किया गया, और इन लोगों को उसके अंडर डाला गया। क्या नाम है, गवर्नर्स को गवर्नर जनरल के अंडर डाला गया। उसके अलावा जो है यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, जो कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी होती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी होती थी, जो सारे रूल को चलाती थी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है। और ये एक बात याद रखना, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जैसे आजकल हमारी जो कंपनीज होती है उसमें होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ठीक है ना, होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता ही नहीं होता है, जल्दी होगा यार। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, ये गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की। ब्रिटिश इंडिया एक्ट में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बजाय एक आ जाएगा ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आएगा, ठीक है, वो आगे देखते हैं। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया एक्ट आता है, इसमें सुधार करता है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट कहता है, इन द इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया कि आप जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया। कौन सा इसका इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको याद रखना है, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब लाया गया? यूपीएससी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब लाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स को, मैनेज
मैनेज करने के लिए जो लाया गया वो लाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब दो बॉडी हो गई। कोड ऑफ डायरेक्टर जो है वो 7073 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर था, और इपिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसमें सिर्फ बोर्ड ऑफ, उसमें आपको क्या याद रखना है, कोड ऑफ डायरेक्टर, और यहाँ पे याद रखना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद रखना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्वेश्चन बहुत बार आया यूपीएससी के अंदर आया हुआ है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन सा एक्ट में आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट में आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, याद हो गया? जल्दी बोलो हाँ हूँ करते रहो, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा मुझे। ओके, उसके बाद में देखो यहाँ से यहाँ यहाँ के बाद जो कहानी शुरू हुई है वो क्या नाम है, इसके बाद ये कहानी इसमें डिस्टर्ब कर रखी है। आप लोगों की जो नई किताब है उसमें डिस्टर्ब नहीं है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे 1833 का एक्ट सीधे दे दिया, चार्टर एक्ट, लेकिन आप लोगों की जो नई किताब है उसके अंदर आपको क्या नाम है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 भी दिया होगा। दिया है, देख लो, देखो जल्दी यार, दिया है? अरे जल्दी बोलो, दिया है? तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसके अंदर देख लीजिए, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं दैट यू मस्ट रिमेंबर। उसके उसके प्रोविजंस क्या क्या है देखो। एक तो इंडिया के अंदर जो वो था ना, मतलब जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी जितनी भी, जैसे इंडिया का रेवेन्यू से उनको स्टेशनरी वगैरह का खर्चा, जो उनका खर्चा ऑपरेशन वगैरह, वो इंडिया के रेवेन्यू से जाएगा। ये एक बात इसके अंदर लॉन्च कर दी गई थी, इंडिया के पैसे से, मतलब ऑफिसर को सैलरी दी जाएगी, ये उसके अंदर लाया गया था। और उसके बाद में जो है उसके 73 के बाद में फिर 1813 का एक्ट भी दे रखा होगा। 1793 के बाद में आपको जो एक्ट दिया होगा वो दिया होगा 1813 का एक्ट दिया हुआ है। जल्दी बोलो, दिया है? 1813 का जो एक्ट है उसके अंदर दिया होगा कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए रखा गया था, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। बस एक बात, यही क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन ही आता है उससे कि मोनोपोली कम करने की बात की गई थी, कि मोनोपोली को कम किया जाएगा, और दूसरी बात ये की गई थी कि खत्म क्या नाम है, चाय और चाइना को छोड़कर बाकी चीजों से मोनोपोली खत्म करनी जाएगी, या मतलब इस तरह की बातें शुरू हुई थी, यानी मोनोपोली को कम करने की बात करनी शुरू हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 1813 के एक्ट से पूछता है, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 उससे पूछता है कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए साइड में रखा गया था। याद हो गया? ठीक है, तो ये दो चीजें आप उसमें कर लीजिएगा। एक तो इंडियन रेवेन्यू से 73 के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इंडियन रेवेन्यू से, यानी इंडिया से जो पैसा आएगा उसी से ऑफिसर को सैलरी दी जाएगी। इंडिया की सैलरी सारा खर्चा इंडियन उससे आएगा 73 में। और 1813 के अंदर 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए, पहली बार एजुकेशन के लिए कंसर्न किया, और 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए रखा गया, उस एक्ट में आया। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में फिर इसके बाद 20-20 साल के इंटरवल में एक्ट आया, ध्यान रखिए। 1793, 1813, 1833। 1833 का जो एक्ट है वो है आपका क्या नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसको जो है यहाँ पे सबसे पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। वहां पे क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तब तक क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बनाया गया तो उसको सिविल और मिलिट्री राइट दिए गए, और उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और अभी तक जो मतलब जो पावर होती थी, कानून बनाने की जो पावर होती थी, वो बेसिकली सबके पास थी, सारे गवर्नर्स के पास थी, थोड़ी बहुत पावर थी। लेकिन वहां से उनको हटा दिया गया कि रेगुलेटिंग पावर जो है वो बॉम्बे और मद्रास जो है उनके अंदर लेजिस्लेटिव पावर नहीं होगी, कानून नहीं बना सकते। कानून जो सिर्फ बना सकता है वो कौन बना सकता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव मतलब उन लोगों को पूरे इंडिया के लिए अगर कोई कानून बनाना है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर जो दी गई है वो किसको दी गई है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उससे पहले जितने भी होते थे, मतलब बिल वगैरह पास होते थे, एक्ट वगैरह जो बनते थे, उसको रेगुलेशन कहा जाता था। अब से इसको कहा जाएगा एक्ट। एक्ट मतलब कानून, जो आजकल हम एक्ट बनाते हैं। तो ये पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा कॉमर्शियल बॉडी के बजाय अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह बन गई थी। और अब पहले जो कहा जाता था कि कंपनी की टेरिटरी, अब उसको हिज मैजिस्ट्री एंड हिज आयरन एंड सक्सेसर की टेरिटरी कहने लगे, यानी कि इसको ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जाने लगा ये। और 1833 के अंदर जो है वो ओपन कंपटीशन का सिस्टम सिविल सर्विसेज के लिए इंट्रोड्यूस करने की बात शुरू हुई है। और यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले का मैं नाम बार बार लेता रहता हूँ। लॉर्ड मैकॉले ने जो है, लॉर्ड मैकॉले ने प्रपोज किया था कि सिविल सर्विस का कंपटीशन शुरू हो जाए। और लॉर्ड मैकॉले को इसके अंदर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा, लॉर्ड मैकॉले को फर्स्ट लॉ मेंबर बनाया गया, वो इसी एक्ट के तहत लाया गया था। लॉर्ड मैकॉले को ही बिकम द फर्स्ट लॉ मेंबर, और इसके अंदर एक लॉ मेंबर का इंस्टीट्यूशन लाया गया। और लॉ मेंबर, पहला जो लॉ मेंबर बनाया गया वो किसको बनाया गया, लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया। और वो फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन भी बनाया गया लॉर्ड मैकॉले को। और इसमें जब ओपन कॉम्पिटिशन की बात आई कि सिविल सर्विसेज के लिए कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस जो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, क्या नाम है आपका, तो उसमें कोऑर्डिनेटेड
कोविनेटेड सिविल सर्विसेज जो 1790s में स्टार्ट हुआ था, 1790s 92 में स्टार्ट, मतलब 1992 93 में स्टार्ट कराया था। क्या कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। उसने सिविल सर्विस स्टार्ट कराया था, लेकिन उस समय ओपन कंपटीशन नहीं था, तो ओपन कंपटीशन की जो बात की वो लॉर्ड मैकॉले ने की, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उसको अपोज किया, नेग्लेक्ट किया, तो उसके बाद में वो क्या नाम है नहीं हो पाया। बट ठीक है, अभी मतलब शुरुआत नहीं थी, शुरुआत मतलब इंडियंस को बोला था कि डिबार नहीं करना चाहिए सिविल सर्विस में बैठने से, उनको भी बैठने दिया जाना चाहिए, पहले इंडियंस को सिविल सर्विस में नहीं बैठने दिया जाता। तो यहाँ से बात शुरू हुई है गवर्नर ऑफ इंडिया। अच्छा, सती प्रथा को बैन करने वाला कौन था, वो भी आपको बार बार आता रहता है कि सती प्रथा को बैन किसने किया, वो बैन करने वाला कौन है बंदा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये बहुत अच्छा बंदा था, ये इसने काफी सारे काम किए इंडिया में, और मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिर 20 साल के बाद फिर चार्टर आता है, यानी चार्टर याद करो 1793, 1813, 20 साल बाद 33 और 53 आता है। ये 53 एक्ट के तहत जो है क्या होता है कि गवर्नर जनरल काउंसिल बनाया जाता है, 6 न्यू मेंबर इसके अंदर। लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है एक्चुअल में, जो कि कानून बनाने का वाली संस्था होती है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है वो कानून को मतलब वो करने वाली संस्था होती है। उसको इंडियन जो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो कानून बनाया करती थी, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है। तो वो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजाय गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम चेंज करके उसको कहने लगे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये एक तरह से पार्लियामेंट है इंडिया का, मिनी पार्लियामेंट के तौर पे। यहाँ पे डिस्कशन वगैरह शुरू हुआ, ये पहली बार ऐसा पार्लियामेंट जैसा सिस्टम बना, नहीं तो पहले एग्जीक्यूटिव ही कानून बना देता था, वही गवर्नर जनरल सब कुछ कर रहा था। उसके बाद में लॉर्ड मैकॉले कमेटी बनाई गई, ये याद रखिएगा, लॉर्ड मैकॉले कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज। उसको अपॉइंट किया गया, उसने बोला ओपन कंपटीशन करो और इंडियंस को भी बिठाओ, ठीक है। बोला क्या, कोविनेटेड सिविल सर्विसेज, यानी जो इंडियन सिविल सर्विस, आज आप सिविल सर्विस का एग्जाम की बात करते हो ना, ये इसका नाम था कोविनेटेड सिविल सर्विस। ये कोविनेटेड सिविल सर्विस को बोला कि इंडियंस के लिए भी ओपन कर दो। लॉर्ड मैकॉले ने कहा था, उसको इंडियन सिविल सर्विस कमीशन कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है कि मैकॉले कमेटी या इंडियन सिविल सर्विस कमीशन कौन सी ईयर में अपॉइंट हुआ है, 1854 के अंदर। याद रह जाएगा, बोलो जल्दी, बदमाशी नहीं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या नाम है, ये हुआ कि ब्रिटिश, अब ये भी कह दिया गया कि देखो ऐसा है साहब ना, कि अब जो है आप अब तब तक ही मतलब क्लियर कर दिया गया क्राउन ने कि भाई देखो तब तक कंपनी के हाथ में पावर रहेगी जब तक कि मतलब क्राउन नहीं चाहता है। जिस दिन क्राउन ने चाहा उस दिन पावर टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। अब इनको 1857 के रेवोल्यूशन हो गया, इन लोगों को मौका मिल गया। 1857 का रिवोल्यूशन हुआ, इन लोगों ने कहा कि भैया तुम संभाल नहीं पाओगे, कंपनी कोई कंट्री नहीं संभाल सकती, इसलिए हम उसको टेक ओवर करते हैं। और क्राउन ने टेक ओवर कर लिया, और क्राउन ने अपना जो है क्राउन रूल शुरू हुआ 1858 से लेकर 1947 तक। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। अब क्राउन रूल शुरू हुआ है, 18 और इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम पर जो है इन्होंने एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा है इसको इंडिया के अंदर। और इसके अंदर वॉइस रॉय बनाया गया। किसको बनाया गया, यहाँ पे अब ये कह दिया गया वॉइस रॉय मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। द फर्स्ट तरह से जो फर्स्ट वॉइस रॉय इंडिया का बनाया गया वो किसको गया, जल्दी बोलो, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिन को जो है फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया गया, इसी 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 फर्दरेंस में, ठीक है। किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिन को फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। और उसके बाद में जो है यहाँ से जो ड्यूअल सिस्टम हुआ करता था, इसके अंदर याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर, इसको कब एबॉलिश किया गया, तो इसी में एबॉलिश कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर। और एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया, सिक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सिक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन अफेयर्स। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल था, तो वो क्या होता था, वॉइस रॉय से क्वेश्चन करता था, वॉइस रॉय उसको आंसरेबल था, उसको आंसर करता था। और वो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था, उसको जो है 10 मेंबर की कमेटी भी दे रखी थी कि भैया तुम जो है क्या 15 मेंबर की कमेटी, 15 मेंबर की कमेटी दे रखी थी, ठीक है। और जो उसको असिस्ट करती थी वो बताती थी कि भैया देखो ऐसा है कि तुम मिस्टर क्या नाम है सेक्रेटरी साहब, या आप इंडिया में ये चीज़ हो रही है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसर करता था उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश रूल इंडिया के बारे में कोई भी बात होती थी तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे आंसर करता था, और वो वहाँ पे पार्लियामेंट में आंसर करता था। और कुछ किससे पूछता था, वो इससे पूछता था, क्या नाम है, गवर्नर जनरल या वाइस रॉय से। तो यहाँ पे ये बंदा गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय हो गया है, जो कि लॉर्ड कैनिन पहला गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय बना है। उसके बाद में फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया। काउंसिल का मतलब होता है जैसे कानून बनाने वाली संस्था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, ये 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए। पहले क्या आते थे, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853। उसके बाद में फिर इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1903, ये 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ये तीनों इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, इंडियंस को भी उसमें नॉमिनेट किया जा रहा है। और ऐसे 3 बंदों को नॉमिनेट कर रहे हैं कि कानून बनाने के प्रोसेस में इनको भी नॉमिनेट किया जाए, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं हुआ करता था, नॉन ऑफिशियल मेंबर कहा जाता था। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला सर दिनकर राव को सबसे पहली बार 18
62 के अंदर 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया। और आप लोगों को पता है हमारे महाराजा दिग्विजय सिंह और बलरामपुर को भी कई बार नॉमिनेट किया गया, 2 बार नॉमिनेट किया गया था उनको बाद में, मतलब 2 बार नॉमिनेट किया गया क्योंकि वो अंग्रेजों के चट्टे पट्टे थे। और आपने को मैंने बताया है कि आप जो है अगर बिपिन चंद्रा उठा के पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने 1-2 बार हिस्ट्री पढ़ाते वक्त आप लोगों को दिखाया था कि अगर हमारे राजा बलरामपुर जो थे वो एक्चुअली अंग्रेजों के कहने पर ही सारे काम करते थे। तो एक बार उनको इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता था महाराजा बलरामपुर को, तो महाराजा दिग्विजय सिंह उनको कुछ नहीं आता था अंग्रेजी का वर्ड। तो किसी ने पूछा कि साहब तुम इंडियन उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर तो हो, और जब वायसरॉय कुछ पूछता है कि भैया ये इंडियन के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए तो आप क्या करते हो, तो कह रहा है देखो भैया हम देखा करते हैं उसको, वायसरॉय को, वायसरॉय जब हाथ उठाता है तो हम भी हाथ उठा लेते हैं, और जब वो नीचे करता है तो हम भी नीचे कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे पपेट राजाओं को जो है उन्होंने मेंबर बनाया था, तो कि वो जबकि पीछे इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड में यह था कि भाई इंडियंस का भी विल लिया जाए, तो उनके राजा वगैरह जो बताएं उनका उस हिसाब से कानून बनाया जाए। लेकिन हमारे राजा क्या करते थे, हमारा राजा साहब ये करते थे कि जब अंग्रेज वायसराय को देखते रहते थे, अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी, डिस्कशन क्या हो रहा है समझ में नहीं आता था, तो वो क्या करते थे कि वो लोग जो है ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि मतलब अंग्रेजी समझ में आ नहीं रही है कि क्या कह रहे हैं, तो क्या करते थे उठाया, और क्या जब वाइसरॉय को देखते रहे, हाथ उठा लिया, जब वाइसरॉय ने हाथ उठाया और जब नीचे करना था तो नीचे कर लिया। समझ में आई बात? ये मैं नहीं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी कोचिंग में जाइएगा, या बिपिन चंद्रा की एक किताब है इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, वो आप कोचिंग में रखी हुई है, आप जाइएगा, उसका पेज नंबर 486 आई थिंक 386 या 486 में पेज नंबर पे मैंने मार्क कर रखा है, हाईलाइटर से मार्क कर रखा है, और आप लोगों को दिखाया भी है हिस्ट्री पढ़ाते वक्त, दिखाया था भाई, हिस्ट्री पढ़ाते वक्त दिखाया था ना। हाँ, तो हिस्ट्री पढ़ाते वक्त मैंने दिखाया भी था कि ये साफ साफ लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिपिन चंद्रा की डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है वो उसके अंदर है, लेकिन आप लोगों को इतनी कहानी की जरूरत नहीं है। मैंने इतना बताया कि मतलब इस तरह से पपेट बनाने शुरू किया इन्होंने, पपेट राजाओं को मेंबर बनाना शुरू किया, जबकि आपको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ होगा, क्यों बनाया गया होगा। तो 1833 के अंदर ये आपको वो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसके अंदर काउंसिल मतलब शुरू हुआ, और इसी टाइम पर पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था मिनिस्ट्री वाला जो सिस्टम है, पोर्टफोलियो वाला सिस्टम, मैंने इसको मार्क भी करवाया आप लोगों को कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो हुआ है कि मिनिस्टर को अपना चार्ज देना है, इंडिपेंडेंट चार्ज देना है या क्या देना है, वो यहाँ से शुरू हुआ है। मैंने आपको बताया था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वाली जो बात है, जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ये भी यहीं पे है, यहीं से स्टार्ट हुई है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब प्रेसिडेंट की है, पहले वॉइस रॉय की थी, याद करो, मैंने आप लोगों को मार्क करवा रखा है, आप लोगों की कॉपी किताब में मार्क भी होगा, अगर आप लोगों ने मार्क किया होगा, किया है कि नहीं किया बताओ। ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया जिन बच्चों को, उनको भी मैंने बाद में ला के मार्क करवाया है, देखो रिदा की बुक में भी मार्क है, मार्क है रिदा, देखा, मार्क है। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उन्होंने भी 1892 के अंदर फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि काउंसिल बन गया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि कानून बनाने का काम करता था। तो उसके अंदर ऑफिशियल मेंबर जो होते थे वो क्या नाम है क्या करते थे, वो वोटिंग करते थे, और नॉन ऑफिशियल मेंबर सिर्फ राय देते थे, वोटिंग नहीं करते थे। लेकिन यहाँ बजट डिस्कशन वगैरह का मैंने कल आप लोगों को गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताया था, याद करो, बताया था ना, बजट स्पीच का खौफ बताया था उस दिन, कल बताया था क्या तुम लोगों को, बताया था कि बजट स्पीच का खौफ वाली बात जो मैंने पॉलिटी बताया था एक बार गोपाल कृष्ण गोखले का, कल पॉलिटी पढ़ाते वक्त शायद बताया था। ओके, तो ये बजट डिस्कशन का जो मौका था ना, ये इन्होंने यही 1892 में ही इन्होंने बजट डिस्कशन करने का वो दे दिया था कि भैया बजट डिस्कस कर लिया करो, तो उसने गोपाल कृष्ण गोखले ने खौफ मचा दिया था, बताया था ना भैया। तो वो इसी एक्ट में इनको इनको पावर दे दी गई थी कि तुम भी कर सकते हो बजट डिस्कशन। उसके बाद में यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इसके अंदर फिर ये हुआ कि कौन कौन मेंबर आएगा। ये जब ये हुआ 1909 का है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। मॉर्ले कौन है? मॉर्ले जो है वो आपका मॉर्ले जो है वो क्या है, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, और मिंटो कौन है, वाइस रॉय है। अब जितने भी एक्ट आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ये वो। तो मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, जो पार्लियामेंट में आंसरेबल है, और मिंटो यहाँ पे वॉइस रॉय था। ठीक है, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि इसमें एक तो मेंबर बढ़ा दिए गए थे लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से 60। दूसरा, इसमें एक चीज लाई गई थी, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था कि मुस्लिम जो है अपने बंदों को खुद चुने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखिएगा, पहली बार इंडियंस को लॉ मेंबर के तौर पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिनको फर्स्ट इंडियन को वाइस रॉय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया, जो कि सबसे पहला 1833 के अंदर लॉर्ड मैकॉले को किया गया था, याद हो गया।
ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे पहली बार मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, कई बार आ चुका है कि मुस्लिम्स को पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया गया काउंसिल के अंदर, तो 1909 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंदर दिया गया। इसको याद रखेंगे। और इसको फादर ऑफ, इसीलिए मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। इसको यानी कि इन्होंने कम्युनलिज्म को एक तरह से लीगलाइज कर दिया। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द बस। ठीक है, उसके बाद में देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्या क्वेश्चन आता है, एक तो इसको मॉन्ट फॉर रिफॉर्म कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है मॉन्ट फॉर रिफॉर्म किसको कहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कहते हैं। ये ग्रैंड फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ से बहुत सारे प्रोविजन जब तक देश आज़ाद हुआ है इसी के प्रोविजन लागू रहे हैं। और इसको इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है। उसके अलावा मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। इसके अलावा मॉन्ट फॉर रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉन्टेस्क्यू कौन है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और चैम्सफोर्ड कौन है, उसमें वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। ये 1919 के अंदर आता है। और इसी के अंदर मैंने बताया बहुत सारी चीजें बनी थी, खासकर इसके अंदर डायर की सिस्टम आया था। अभी डायर की सिस्टम समझाने का वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये समझिएगा कि सेंटर के अंदर ये रिजर्व लिस्ट में कानून कौन बनाएगा, और क्या नाम है, ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे वो उस पर मिनिस्टर को कानून बनाने वो एग्जीक्यूट करने का अधिकार था, और रिजर्व सब्जेक्ट पे गवर्नर जनरल को अधिकार था। और मिनिस्टर कौन होते थे, जो इलेक्शन से बन के आते। तो डायर की सिस्टम यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया स्टेट के अंदर, वो यहाँ पे हुआ है। और सेंटर के अंदर डायर की सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हुआ है, ये ध्यान रखें। एक यहाँ पे यह है कि हाई कमिश्नर का एक और वो स्टार्ट किया गया था। उसके अलावा आपको पता है कि इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से 1926 के अंदर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पहली बार। और उसके अलावा जो है सेपरेट किया गया प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से। इसके अंदर फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग किया गया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में इसमें कहा गया था कि 10 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही 1927 के अंदर, यानी कि 1929 में आना था, लेकिन 1927 के अंदर ही साइमन कमीशन भेज दिया गया कि रिव्यू करो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से काम कर रहा है। और इसके लिए फिर डिस्कशन करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, उसमें बड़ा सारा डिस्कशन हुआ। और बहुत सारा आपको मतलब पता ही है हिस्ट्री के अंदर कि कितना फिर वायलेंस हुआ और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिविल डिसऑर्डनेंस मूवमेंट, और हमने स्वराज की मांग की, और वो सारी कहानी। उसके बाद में फिर गवर्नमेंट मैकडोनल्ड अवार्ड दे दिया, वो दलितों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। मैकडोनल्ड अवार्ड उसी को कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि कम्युनल अवार्ड या मैकडोनल्ड अवार्ड क्या है, तो दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देना, जैसे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसी तरह डिप्रेस क्लासेस को, दलितों को जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट देना, उसको मैकडोनल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। राम से मैकडोनल्ड ने दिया था, इसलिए इसको मैकडोनल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इसमें मुस्लिम्स को पहले ही सेपरेट इलेक्टोरेट था, सिखों का था, और इंडियन क्रिश्चियंस को पहले ही दे दिया था। तो दलितों को भी, एंग्लो इंडियन वगैरह सबको, यूरोपियंस को दे दिया था। डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था। तो यहाँ पे इनको ये लगा कि डिप्रेस क्लास अगर अलग हो गए, यानी कि हरिजन अलग हो गए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये लोग भी अलग अलग का अलग जो है रिलीजन है। और गांधी जी वगैरह ये नहीं चाहते थे कि हिंदू और ज़्यादा मतलब डिवाइड हों, तो इस वजह से इन्होंने फिर इसका विरोध किया। फास्ट ऑन टू डेथ चले गए गांधी जी, और उसके बाद में फाइनली इन्होंने रिजर्वेशन कर दिया उसकी जगह पे कि दलितों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट। और वो रिजर्वेशन वाली जो डिसीजन हुआ वो पूना पैक्ट में हुआ, और पूना पैक्ट गांधी अंबेडकर कोएट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मुस्लिम्स को, उनको दलितों को रिजर्वेशन की बात की गई, जो आज तक रिजर्वेशन मिल रहा है, उसमें गांधी और अंबेडकर पैक्ट या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, जिसके अंदर ज्यादातर 75% ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द, ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया ज्यादा, लेकिन 75% ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखिएगा, याद रहेगा। और स्टेट के, और इसके अलावा इसमें भी, इसमें जो है वुमेन्स को, इसमें वुमेन को, और क्या नाम है आपका जो है अरे यार, ठीक है, इसमें वुमेन को और डिप्रेस क्लासेस को और लेबर्स को, इनको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी। ये भी याद रखिएगा कि वुमेन को सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया गया है, वुमेन को सेपरेट इलेक्टोरेट 1935 में दिया गया। दो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन ध्यान रखिए वर्कर, वुमेन और शेड्यूल कास्ट यानी डिप्रेस क्लासेस को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया गया है, नहीं अपनी सेपरेट इलेक्शन देंगी, वुमेन को वोट करेगी, वो वाला जो सीन है वो किया गया है 1935 में, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। तो ये अबॉलिश कर दिया, क्योंकि इंडियन काउंसिल वगैरह बाद में अबॉलिश हो गए, और मतलब ये सब खत्म हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को सेंट्रल बैंक का जो बनाया, जिसके अंदर करेंसी इशू कर सकता है, वो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत बनाया गया है। उसके अलावा फेडरल सर्विस कमीशन भी स्टेब्लिश किया गया, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, और क्या नाम है, 2 मोर, उसके अलावा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब जो स्टेब्लिश किया गया, ये भी इसी एक्ट के तहत किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एक्ट पास हुआ है। ये कानून आया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एक्ट, यानी कि भारत को आज़ाद करो, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आज़ाद कर दिया। क्लेमेंट एटली ने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि हम 2 पार्ट्स में करके माउंट बैटन प्लान बनाया गया, और रेड क्लिफ को बुलाया गया, और 2 लाइनें खिंचवा दी गई। ईस्ट बांग्लादेश और इंडिया, और बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसको डिवाइड करके,
और इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वैसे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया और में ही डिवाइड किया था, लेकिन बाद में ईस्टर्न पाकिस्तान जो है वो बन गया बांग्लादेश, वो 1971 में। तो ये इस तरह से रेडक्लिफ ने लाइन खींच दी और हमारा जो है पार्टीशन हो गया, और हमने फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंडर में। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका, वो 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर लिया, जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। और लेकिन जो पहली इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसमें याद रखें कि जिसके जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पोर्टफोलियो क्या मिला था जवाहरलाल नेहरू को? एक्सटर्नल अफेयर्स का, कॉमनवेल्थ रिलेशन का मिला था, होम इंफॉर्मेशन वगैरह का सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, जो पहली हमारी वो बनी थी। और फर्स्ट कैबिनेट जो हमारी बनी है उसमें प्राइम मिनिस्टर जो बना है वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, इनको होम का चार्ज मिला था, होम अफेयर्स का, यानी कि पुलिस वगैरह इनके अंडर में थी, इसलिए इन्होंने पूरा कंसल्टेशन का काम इन्होंने किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिला था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के, याद रखिए। लॉ मिनिस्टर B.R. अम्बेडकर है सबसे पहले, ठीक है। और उसकी ये कुछ लोगों के नाम याद रखिए। जॉन मेथई जो है वो रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है। ये PCS वाले ध्यान रखें। बाबू जगजीवन राम जो है ये आपके लेबर मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है आर के चट्टी थे, RKS चट्टी इनका नाम है। और ये इनका वैसे नाम है सनमुगम चट्टी, RK संगम चट्टी। वैसे मैं RK चट्टी के नाम से जानता हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर शौक हो तो याद कर लीजिए। बाबू जगजीवन राम बहुत फेमस आदमी है, लेबर मिनिस्टर थे। डिफेंस जो है वो सरदार बलदेव सिंह को दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह जो है वो डिफेंस के थे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो आप अगर याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। रफ़ी अहमद किडवी को कम्युनिकेशन दिया गया था। वैसे आप अगर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर, और डॉक्टर उसके बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर, B.R. अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर, और उसके अलावा जॉन मेथई जो है रेलवे मिनिस्टर, और उसके अलावा फाइनेंस के लिए RK चट्टी, उनको याद रखिएगा। और क्या नाम है, डिफेंस के लिए अगर आप सरदार बलदेव सिंह का नाम याद रख लेते हैं। और राजकुमारी अमृत कौर का, हाँ, ये राजकुमारी अमृत कौर को जरूर याद रखिएगा, पंजाबी। ये राजकुमारी अमृत कौर को जो है हेल्थ दिया गया था, लेडी थी ये, ठीक है। तो ये कुछ बस अगर आप याद रख लेते हैं। और रफ़ी अहमद किडवी को कम्युनिकेशन, अगर इतने लोगों का नाम अगर याद रखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद रखो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्री एंड सप्लाई का दिया गया था। तो अगर ये आप याद रख लेते हो तो बहुत, समझ लीजिए आपने अचीवमेंट कर लिया। इतना बहुत है आपके लिए, हो गया भाई। ये एक बड़ा चैप्टर है जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, अभी जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ाया है। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि इसमें बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बड़ा डिटेल में पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। आपका 2 लेक्चर तो मैं खराब करता ही हूँ उसमें, लेकिन मैंने अभी कुछ मिनट आपके खराब किए हैं, ज़्यादा नहीं खराब किया है, ठीक है। और ये लंबा मैंने खींचा है क्योंकि ये चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं था। चलो बताओ, याद हो गया? इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको फैक्चुअल चीज़ें थी तो एक एक चीज़ को बताया है, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके भी समझ में आ जाए। अब बाकी चीज़ें मैं स्पीड में जाऊँगा। क्या समझ में कुछ आया है कुछ हद तक? नए बच्चे अगर बता दे, पुराने बच्चों को तो समझ में आया है, उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। साजिया समझ में आया? तुम बता दो। साजिया को तो आया ही है। तुम्हें पहले मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया है, तब क्यों नहीं आएगा समझ में? अच्छा, नए बच्चे बता दें इनको समझ में। अगर रिदा और क्या नाम है इसका लड़के का, नदीम, अगर इन दोनों को समझ में आ गया है तो मैं समझ लूंगा कि ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया। 40% मैंने कहा था, 40% या 30% या 15% समझ में आ गया तो ठीक है। बताओ कितना आया है कुछ? बहुत थोड़ा सा है। अच्छा, मतलब 10-20%। अच्छा। अच्छा, और क्या नाम है ये? हाँ, वो भी मिल गया, वही वही। अच्छा नदीम, तुम्हें? जाहिर सी बात है यार, तुम्हारा 2 दिन का लेक्चर है, मैं अभी पूरा पॉलिटी के साथ पढ़ा रहा हूँ तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत और भी मिला होगा नहीं। चले, ठीक है। अब देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा, जो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं वो ध्यान से समझ में आएगा। देखिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखिए एम एन रॉय का नाम, जो कि पहले कम्युनिस्ट, पहले, यार अजान होने लगी, 1 मिनट रुक जाते हैं, अजान हो गई, अजान हो जाए तो फिर अब मैं जो है मार्क कम करूंगा और बहुत स्पीड में जाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर मैंने जो जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं उनको मैं बहुत तेज खींचूंगा। और क्योंकि इन बच्चों को जो चैप्टर नहीं पढ़ाए थे, इसलिए मैंने उसको ये थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया, ताकि ये लोग भागने ना लगे कंफ्यूज होके। और इसलिए सब सब लोग प्रेजेंट हैं और सब लोगों को आवाज़ आ रही है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। आ रहे भाई, आइए शुरू करें।
ओके फाइन। चलें देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए उसका उसकी जो राय दी एमएन रॉय ने दी। उसके बाद में 1938 के अंदर ये कांग्रेस ने कहा कि चलो भैया हम लोग बना लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें जो है याद रखने वाली बात यह है कि अगस्त ऑफर जो है आया, उसके अंदर अगस्त ऑफर दिया, हमने एक्सेप्ट नहीं किया। सर स्टेफर्ड क्रीप जो है वो क्रीप मिशन लेकर आए, हमने एक्सेप्ट नहीं किया। हमने फाइनली प्रपोजल जो एक्सेप्ट किया वो कैबिनेट मिशन वाला था। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर मैंने बताया था, सर स्टेफर्ड क्रीप, एवी अलेक्जेंडर और क्या नाम है आपका, और कौन था? सर स्टीफन क्लीव, एल्वी अलेक्जेंडर एंड सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है? ये 3। और उसके बाद में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर टोटल स्ट्रेंथ 389 थी और उसके बाद में 296 सीट जो थी वो ब्रिटिश इंडिया के अलॉट की गई थी, 93 सीट प्रिंसली स्टेट के लिए अलॉट की गई थी। और उसके अलावा 292 सीट जो थी 296 के अंदर ब्रिटिश इंडिया की, वो ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस थे उनके लिए थी और 4 गवर्नर प्रोविंस के लिए सीट अलॉट की गई थी। उसके बाद में रफली 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट थी और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने बनाई गई। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम करने के लिए क्या स्टार्ट हुआ? 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव डिसीजन 13 दिसंबर को पास होता है, जो कि बाद में फंडामेंटल राइट के रूप में प्रीएम्बल के रूप में अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है? और उसके अलावा जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एक्ट पास होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ चेंज आता है। जीवी मावलंकर को जो है वो बनाया जाता है पार्लियामेंट का स्पीकर, और राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं जो क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन। और उसके बाद में ये 2 साल 11 महीने 18 दिन लेकर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया होता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन 64 लाख रुपए खर्च किया, 11 सेशन किया और उसके बाद में पार्लियामेंट को बना लिया। उसके अलावा हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उसके अलावा जो उसने कॉमनवेल्थ को उसके मेंबरशिप को रेटिफाई किया 1949 के अंदर। फिर नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया और उस नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 के अंदर और सॉन्ग को 24 जनवरी 1950। और प्रेसिडेंट पहला जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया 24 जनवरी 1950 को बनाया गया। 64 लाख रुपए खर्च किए गए। 60 के कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया, 11 सेशन किए गए, 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए गए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के पास कर दिया और उसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। और कमिटी जो थी मेजर कमिटीज, उसमें से यूनियन पावर कमेटी यूनियन पावर कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर क्या नाम है जवाहरलाल नेहरू थे। और आपके जो प्रोविंशियल कमेटी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी के बी आर अम्बेडकर थे। इंपॉर्टेंट यही याद रखिएगा, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मैंने अब बता दिया स्टेट कमेटी के जवाहर वो, ठीक है? माइनर कमेटीज आपको याद नहीं करने की जरूरत है, मैंने बता दिया था आप लोगों को। और उसके अलावा मैंने बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर कमेटी के चेयरमैन थे। इतना अगर आपको याद रहता है तो मोर देन सफिशिएंट है। आपके 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अंदर 395 आर्टिकल थे और 395 आर्टिकल्स थे, एक प्रियम्बल था और 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। बाद में हमने अमेंडमेंट करके आज दुनिया भर के पार्ट वार्ट जोड़ कर लिए, तो जोड़ते रहो, मैं क्या है, ठीक है? ये चैप्टर खत्म, ठीक है? ओके। उसके बाद में हमारा सेलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, सब कुछ है वो तो आपको पता है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे हेवीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सब क्या नाम है वो सब अडल्ट फ्रेंचाइजी सफरेज दिया, वो सब जब आपने पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको याद हो ही जाएगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 क्या बात करता है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एड शेड्यूल में क्या है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर और पार्ट 22 तक क्या क्या बातें करता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, आप सबको पता है, टाइम नहीं है इतना करने का, आप लोग घर पे देखिएगा। और शेड्यूल के बारे में बता दे रहा हूँ। शेड्यूल जो है वो प्रियम्बल का आपको सबको याद है, लेकिन शेड्यूल आप लोगों को पता है। शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल जो है क्या बात करता है, स्टेट यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में, बाउंड्रीज वगैरह के बारे में बात करता है। शेड्यूल 2 जो है वो किसकी सैलरीज की बात करता है। शेड्यूल 3 ओथ की बात करता है, ठीक है? ओके। शेड्यूल 4 राज्यसभा की सीट्स के बारे में बात करता है। शेड्यूल 5 जो है वो आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है। शेड्यूल 6 जो है वो आपका एएमटीएम के बारे में, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है, यूपीसी का क्वेश्चन आया हुआ है। शेड्यूल 7 जो है लिस्ट की बात करता है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट की। 8 शेड्यूल जो है वो आपका लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, 22 लैंग्वेज हैं उसके अंदर। लास्ट लैंग्वेज जो उर्दू दे रखी है, मतलब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से। और उसके बाद में आपका जो है 8 शेड्यूल 9 शेड्यूल के अंदर एक्ट्स, रूल एंड रेगुलेशन जो लैंड एक्विजिशन वाले हैं वो मैंने बताया है, वो दे रखे हैं। 10 शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ है और 11 शेड्यूल के अंदर पंचायती राज के बारे में है और 12 शेड्यूल के अंदर जो है आपका 12 शेड्यूल के अंदर आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात है। फर्स्ट नाइन्थ जो शेड्यूल है, क्योंकि 8 शेड्यूल थे पहले, 9 शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1951 में आया है। 9 शेड्यूल 10 शेड्यूल जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के अंदर आया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1992 के अंदर आया है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 12 शेड्यूल जो है, यानी 11 शेड्यूल जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंदर और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 12 शेड्यूल 1992 के अंदर आया, ठीक है? तो आवाज आ रही है मेरी? किया क्या हो क्या?
याद तो होगा ही, मैं रिवीजन ही तो दे रहा हूँ, कौन सा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, preamble of India. Preamble of India, with the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation, and in our constitution on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. ये बता दिया, sovereign, socialist, secular, democratic republic, सबका बता, सबका जो है मतलब आप सबको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, बताने में इतना टाइम नहीं है क्योंकि समझाया नहीं जा सकता है इसमें। बस आपको यह याद रखना है कि इसको जो है प्रियम्बल जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है कोड ऑफ लॉ के अंदर, और जो है प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, उसमें जो है 3 वर्ड ऐड किए गए थे, और जो मैं आपको बता चुका हूँ, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, ऐड किया गया है बाद में, और कौन से अमेंडमेंट में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंदर किया गया है। वेरी वेरी यूनियन के केस में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या प्रियम्बल चेंज किया जा सकता है, प्रियम्बल का कोई भी पार्ट, तो बोला नहीं, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं चेंज किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती में बोला प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज किया जा सकता है, इसलिए अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 के अंदर। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने चेंज किया, प्रियम्बल खत्म हो गया। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज के अंदर देखो चार वो हैं आपके, चार पार्ट्स हैं, मतलब पार्ट 1 के अंदर 4 आर्टिकल हैं। 1 जो कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, उसकी बात करता है, और उसके अंदर वो ये बात कह देता है कि भैया देखो यूनियन जो है, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। टेरिटरी के अंदर जो है टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी, और टेरिटरी में भी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर, वो सारा आता है। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ जो है, और टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है एक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो नैरोअर एक्सप्रेशन है, ये बात करता है। और शेड्यूल 2 और कोई स्टेट वगैरह अगर बनाना है, नया स्टेट एडमिट करना है, आर्टिकल 2 के तहत करोगे, और कोई अगर स्टेट वगैरह का नाम वाम चेंज करना है तो 3 के अंदर करोगे, और इसको जो है 4 शेड्यूल कहता है कि ये सिंपल मेजोरिटी से होगा, बस बात खत्म। सिटीजनशिप हमारा जो है, सिटीजन में हमारा आर्टिकल 5 से लेकर और 11 तक जो है सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि भैया कोई जो बंदा पाकिस्तान से आएगा, मतलब ये जो है मतलब सिटीजनशिप के बारे में बात शुरू होती है, तो उसमें से जो है 5 क्या कहता है कि पर्सन जो कहाँ पे हो, जो इंडिया मतलब 3 कंडीशन है कि अगर इंडिया में बॉर्न हुआ हो या डोमिसाइल हो, यानी कोई भी बंदा, तो उसको हम लोग बना देंगे इंडिया का सिटीजन। यानी पहला जो इसके अंदर इंडिया के सिटीजन बनने के लिए जो क्राइटेरियाज दे रखे हैं, वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, उसके अंदर अगर आप सम अप करोगे तो पर्सन जो डोमिसाइल है इंडिया का, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान से, उसको मिल जाएगी। जो माइग्रेट पाकिस्तान गया और फिर वापस आ गया, उसको मिल जाएगी सिटीजनशिप। और इंडियन ओरिजिन का कोई बंदा है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर। अगर किसी ने कोई और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, आर्टिकल 9 कहता है, तो उसकी मेंबरशिप सिटीजनशिप चली जाएगी। और पार्लियामेंट के ही का मतलब 11 10 बेसिकली ये बात करते हैं कि भैया अगर पार्लियामेंट कोई कानून सिटीजनशिप के ऊपर बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगा। और आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सिटीजनशिप दिया भी जाता है, लिया भी जाता है। उसके अंदर जो है तरीके हैं सिटीजनशिप देने के, एक बाई बर्थ दिया जाता है, एक बाई डिसेंट दिया जाता है, एक बाई रजिस्ट्रेशन, एक बाई नेचुरलाइजेशन, और एक बाई एक्वायरिंग टेरिटरी के थ्रू दिया जाता है। वो एक असम अकॉर्ड भी है। पानी पानी गिर रहा है, मोटर बंद कर दो, पानी गिर रहा है, मोटर बंद कर दो, लाइट ही चली गई। लॉस ऑफ सिटीजनशिप जो है क्या होगा, अगर अपनी सिटीजनशिप खुद ही बंदा छोड़ दे, टर्मिनेट कर दिया जाए या डिप्राइव कर दिया जाए, तो हो सकता है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है नहीं। ओवरसीज इंडियन सिटीजन जो इंडिया से बाहर रह रहा, मतलब इंडिया से पहले इंडिया का सिटीजन रहा हो और या अभी छोड़ दिया हो, तो ओवरसीज इंडियन सिटीजन हो जाता है वो बंदा जो कभी इंडिया का सिटीजन ना रहा हो, या ऐसा भी है कि बाहर रह रहा है और जो है इंडिया का सिटीजनशिप अभी उसके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। जो बंदा इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो होता है जिसके फॉर फादर वगैरह कभी इंडियन रहे हों। और ओसीआई कार्ड होल्डर के अलावा एक होता है एनआरआई, जो कि इंडियन पासपोर्ट होल्डिंग करता है लेकिन वो बाहर रह रहा है पढ़ाई वढ़ाई के पर्पज से। बाकी बात खत्म, सिटीजनशिप की कहानी खत्म। उसके बाद में आ जाता है आपका सिटीजनशिप के बाद में, अगर आप सिटीजन हो इंडिया के तो आपको राइट मिलेगा, राइट फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। 12 बात करता है आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 13 वैलिडिटी ऑफ लॉ, 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ 15 जो है, यानी 14 से लेकर 18 तक आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात है। 15 नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 17 जो है, अरे भाई मोटर बंद कर दो, क्यों मजे ले रहे हो तुम लोग, मोटर बंद करो, पानी पानी गिर रहा है फालतू, कोई है नहीं नीचे। ठीक है, उसके बाद में तो उसका 16 इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 7 अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल 18, 19 से लेकर और 22 तक आपका फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन। 19 20 एक्सप्रोसेट लॉ, डबल जियो पार्टी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 जो है
वो एक्सपोस्पेक्ट मतलब 22 जो है वो बेसिकली ये बात करेगा कि भाई प्रिवेंटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करेगा, उससे प्रोटेक्शन की बात करेगा। और 23 से लेकर 24 जो है लाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, 23 फोर्स लेबर एंड बेकारी वगैरह के बारे में है, 24 जो है चाइल्ड लेबर के बारे में, 25 से लेकर 28 तक जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसके अंदर 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, 26 मैनेजर अफेयर है, 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर पेमेंट ऑफ एनी टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन है, 28 जो है वो बेसिकली रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिल जाएगा जो फंडेड बाय द गवर्नमेंट है फुल्ली और पार्शियली। उसके बाद में 29 से लेकर 29 और 30 माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं। तो माइनॉरिटी में जनरल राइट्स की बात जो है वो कल्चरल लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी 29, 30 माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के प्रोटेक्शन की बात करता है, 31 ABC जो है सेविंग क्लॉजेज हैं, 31A बेसिकली लैंड एक्विजिशन मर्जर ऑफ द कंपनीज वगैरह की बात करता है, 31B जो है वो 9 शेड्यूल को प्रोटेक्ट करता है, और 31C जो है वो DPSP अगर आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो हो सकता है, उसको सेविंग क्लॉज है। 32 जो है वो आपका रिट्स की बात करता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इसको हार्ड एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, अभी अम्बेडकर ने कहा है। और उसके बाद में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्टली रिट इशू करवा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, ये भी एक फंडामेंटल राइट है जिसमें प्रोहिबिशन की वारंटो है, सर्चरी की आपका क्या नाम है मैंडामस, ये और उसका मैंडामस प्रोहिबिशन की वारंटो सर्चरी, और इसके अलावा जो है आपका क्यू वारंटो है, मैंडामस है, सर्चरी है, प्रोहिबिशन है, एंड क्या है, हो गया ना याद, बता दीजिए हैं। तो हबीस कॉर्पस तो ही है, ठीक है। तो 5 रीट हो गए, मैं वही देख रहा था कि अटेंटिव होगी नहीं, चलो ठीक है, ध्यान रखा करो भाई। तो ये रिट्स इशू करवा लो, इशू करवाने के बाद में फिर क्या होगा आपका जो है 33 के अंदर 33 की बात होगी, 33 के अंदर ये हो गया कि भाई मॉडिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ आर्म फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज, और 33 के बाद में 34 है, 34 में जो है वो मार्शल लॉ की बात है, 35 जो है वो कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई कानून बनाना है तो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा और कोई नहीं बना सकता। 36 से उसके बाद में पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि DPSP की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये देखो, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, अच्छा मैं इसका यूनिट ही खोल लिया करूँ ना, मुझे टेंशन ही नहीं रहेगी, बताना ही तो। और उसके बाद में फिर देखिए आपका डायरेक्टिव DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। 36 क्या कहता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, 37 क्या कहता है, 37 जो है वो क्या कहेगा भाई, ये यूपीएससी के अंदर डायरेक्ट, वो पीसीएस के अंदर डायरेक्ट आर्टिकल से डीपीएसपी के क्वेश्चन आते हैं, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि डीपीएसपी या ड्यूटीज में से आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसलिए याद रखिएगा, आर्टिकल को याद रखेंगे बहुत अच्छे से। कौन से वाले, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ड्यूटीज वाले। अगर पीसीएस एग्जाम दे रहे हो तो डीपीएसपी के आर्टिकल याद रख लीजिएगा, मेरे साथ दोहरा लीजिए, मेरे साथ सोच लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाएगा। 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 जो है वो क्या कहता है, नॉट जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट फंडामेंटल इन द लॉ मेकिंग। उसके बाद में 38 जो है वो क्या कहता है, 38 कहता है कि भाई देखो जस्टिस देना है, कैसा जस्टिस देना है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वलिटी की बात करता है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम मतलब जस्टिस दो, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस दो, इनइक्वलिटी को रिमूव करो, इसकी बात करता है। 39 जो है बेसिकली वो सर्टेन राइट्स के बारे में बात करता है। वो सर्टेन राइट्स क्या होते हैं, वो सर्टेन राइट्स ये हैं कि भैया देखो ऐसा है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, तो हमारा जो है कुछ चीज़ें हैं जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और ये सब सारी चीज़ें, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर द क्या नाम है मैन और वीमेन, और वो सारी, उसके अलावा पुअर्स वगैरह के लिए, और किसी को इकोनॉमिक नेसेसिटी, मतलब ये सारी इकोनॉमिक नेसेसिटी में यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए चंडी चिल्ड्रन वगैरह को, ये सब जो है 39 ABC के अंदर है, आप ना आराम से देख लीजिएगा। 39 क्लॉज जो वो कैपिटल है, 39 कैपिटल है वो क्या किस बारे में बात करता है, 39 कैपिटल ए बात करता है बेसिकली फ्री लीगल एड के बारे में। 40 जो है वो किसके बारे में बात करता है, वो पंचायती राज के बारे में बात करता है, पंचायत के बारे में बात करता है। 41 जो है, 41 किसके बारे में बात करता है, जल्दी बोलो भाई, 41 किसके बारे में बात करता है, बोलो। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट। तो राइट टू वर्क किसको मिलेगा, राइट टू वर्क किसको मिलेगा, जो जो अनएम्प्लॉयड हैं। राइट टू एजुकेशन किसको मिलेगा, जो लोग मतलब बच्चे हैं। और जो पब्लिक असिस्टेंट किसको मिलेगा, जो बूढ़े और डिसेबल्ड हैं। 42 जो है उसमें जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ, इसके बारे में बात की गई है। 43 के अंदर जो है वो लिविंग वेजेस की बात की गई है कि लिविंग वेजेस डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए मिले। 43A जो है वो बात करता है किसके बारे में बात करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट। 43B जो है वो किसके बारे में बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। ठीक है, क्लियर है।
43 बी के बाद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। 45 जो है वो किसके बारे में बात करता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात करता है। 46 जो है वो SC ST OBC के प्रमोशन की बात करता है। 47 जो है वो इंटॉक्सिकेशन के ऊपर बैन करने की बात करता है। इंटॉक्सिकेशन न्यूट्रिशन लेवल वगैरह बढ़ाओ, इंटॉक्सिकेशन को बैन करो। 48 जो है वो क्या कहता है कि भाई आप जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करो, और वो उसको एनिमल हस्बेंड्री वगैरह करो, ये सब करो। और 48A जो है वो कहता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। 49 जो है कहता है मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करो। और 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जो है जुडिशरी करो। और उसके अलावा जो है आपका 51 कहता है इंटरनेशनल पीस कायम करो बस। और इसमें कुछ प्रिंसिपल जो है वो गांधीयन है, कुछ प्रिंसिपल सोशलिस्ट हैं, कुछ प्रिंसिपल जो है जैसे ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं। 39 वाला, 39, 42, 43 वाला, 44 वाला। उसके अलावा गांधीयन प्रिंसिपल है जो गांधी जी के ने स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह को डेवलप करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री की बात की है। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हैं। और उसके अलावा कुछ अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं, जैसे 39 के अंदर चेंज किया गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 39 ऐड किया गया है। 43 ऐड किया गया है। 48 ऐड किया गया है। 78 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर 38 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया है। उसके बाद में आपका 40 जो है 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के। 97 के अंदर जो है 43B, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के अंदर 43B ऐड किया गया है। बस इतना याद कर लीजिए, काम हो गया। ठीक है, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं है। 51A के अंदर सदा स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर उसको पेश किया गया, उसको मतलब ऐड किया गया है। पार्ट 4A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 51A है। उसके अंदर जो है आपको बच्चों को क्या कहा गया, मैंने आप लोगों को याद कराया था। नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, वो सारी कहानी याद है? बोलो भाई। तो बोला गया था कि देखो नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट कर लो, ये सारा है ना। नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो, और नेशनल स्ट्रगल को जो इंस्पायर कर रहे हैं उसकी। क्या हुआ है, क्या हुआ? नेशनल स्ट्रगल, ये बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं यार। ठीक है, थोड़ा सा देख लो। तो इसके बाद में नेशनल स्ट्रगल का रिस्पेक्ट करो, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी और यूनिटी इंडिया की प्रोटेक्ट करो, डिफेंड करो कंट्री को। उसके अलावा हार्मनी डेवलप करो, कॉमन ब्रदरहुड को डेवलप करो। ठीक है, उसके अलावा अपनी वैल्यू दो अपने रिच हेरिटेज एंड कल्चर को, और ये इसके बारे में बात की हुई है। उसके बाद में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, और पब्लिक जो है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करो। और इसके अलावा जो है आपको बोला हुआ है कि भाई आप जो है इंडिविजुअल लाइफ में अच्छा वो करो, और बच्चों को एजुकेशन के लिए ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के अंदर कहा गया है कि आप 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजो। ठीक है, और इसके अलावा जो है कहा गया, जस्टिस वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि भैया जो है ये इसके बेसिस पर आप जेल तो नहीं भेजा जा सकता आपको, लेकिन इसके कहीं ना कहीं ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे आपको सजा दी जा सकती है अगर वायलेशन होता है। जस्टिस वर्मा ने इसके बारे में दिया हुआ है, नेशनल ऑनर एक्ट वगैरह इसके सबके तहत या IPC के तहत आपको सजा दी जा सकती है। ये बात जो है कह दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर अमेंडमेंट की बात की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा आर्टिकल 368 के बेसिस पर। अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते, केशवानंद भारती ने कहा है। और 3 तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के, एक सिंपल मेजोरिटी और 2 तरीके स्पेशल मेजोरिटी वाले, जो आपके आर्टिकल 368 के अंदर है। डिटेल करने का टाइम नहीं है, आई डोंट मतलब आप कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा केशवानंद भारती में यह क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता, स्पेशल मेजोरिटी रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। और 2 तरीके हो गए, एक सिंपल मेजोरिटी से तरीका है, फंडामेंटल राइट वगैरह जो चेंज होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती के अकॉर्डिंग आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है चेंज करने क्या होता है उसमें सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद में आपका यूनिट 2 है यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, लेजिस्लेचर को। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मेनली है। उसके अलावा फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये होती है जहाँ पे आपका एग्रीमेंट के थ्रू मिलते हैं। हमारे यहाँ एग्रीमेंट के थ्रू कंट्री नहीं बनी है, हमारे यहाँ जो है वो इंटीग्रेशन जो हुआ है वो कैसे जबरदस्ती भी हुआ है, एनेक्सेशन हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ क्वासी फेडरल सिस्टम माना जाता है, फेडरल सिस्टम नहीं माना जाता है। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद में फिर मैं चला जाता हूँ किस पे, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर पे। किस वाले चैप्टर पे भैया, ये वाला यूनिट खत्म करके हम लोग सीधे जाते हैं प्रेसिडेंट वाले यूनिट पे। किस पे जाते हैं, प्रेसिडेंट वाले, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करता है, मैं आपको बता देता हूँ भैया किस बारे में बात करता है अभी फटाक से।
ठीक है। पार्ट प्रेसिडेंट कौन होगा इंडिया का, कोई इंडिया का सिटीजन हो वो, यानी पार्ट देखिए इसके अंदर पार्ट 5 के अंदर जो होता है एक एग्जीक्यूटिव चैप्टर है, चैप्टर 1 जो है वो एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। आर्टिकल जो है इसका 51 से लेकर 52 से लेकर और 79 तक आर्टिकल रहेगा, और उसके उसमें किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं भाई, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव होता है, और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव होती है, और उसके अलावा जो है अटॉर्नी जनरल 70 आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल भी सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है, वो भी एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरीके से मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ कि स्टेट के अंदर क्या होता है। स्टेट के अंदर जो है आपका पार्ट 6 के अंदर स्टेट के बारे में बात हुई है, और स्टेट जो है उसमें एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं, उसमें गवर्नर एग्जीक्यूटिव होता है, चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होता है, ये टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कहे जाते हैं। उसके अलावा वहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव होती है। ठीक है भैया, समझ रहे हो? हैं? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? पहले यार आवाज बता दो, मैं अपने आप को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। आवाज आ रही है? नदीम, आवाज आवाज आ रही है? बोल दिया करो यार। अच्छा ठीक है, तो देखिए प्रेसिडेंट मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ, फटाफट हो जाएगा। देखिए कंपेयर कर दे रहा हूँ मैं, प्रेसिडेंट मतलब ये इसको स्टेट को सेंटर से कंपेयर कर दे रहा हूँ, और फिर दाएं दाएं हो जाएगा। देखिए आपका जैसे ये है प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे मैं खोलता हूँ फटाफट, और आप उसमें इक्विवेलेंट समझते जाइएगा। ये यार बहुत ये बस मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, आप समझते जाइए। देखिए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंपेरेबल टू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किससे कंपेयर किया जाएगा, गवर्नर ऑफ स्टेट से। ठीक है, मैं उस यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किससे कंपेयर करेंगे हम, गवर्नर ऑफ स्टेट से। ठीक है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जैसा इंस्टीट्यूशन कोई स्टेट के अंदर नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो सीएम से गवर्न होगा, सीएम से होगा। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से होगी। ठीक है, कैबिनेट कमिटीज जो है वहाँ पे भी उनकी कमिटीज होती हैं। पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर से होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल से होगा। ठीक है, और उसके अलावा पार्लियामेंट्री कमिटीज है, पार्लियामेंट्री फोरम, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट से होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट से कंपेयर होगा। ठीक है, और जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह वो तो सब सेम ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेट और सेंटर दोनों बता दे रहा हूँ। प्रेसिडेंट वो बंदा होता है, प्रेसिडेंट कौन सा बंदा होता है, प्रेसिडेंट वो बंदा होता है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होनी चाहिए, एमपी जिसके अंदर लोकसभा के एमपी बनने की एलिजिबिलिटी हो, 35 साल की एज का हो, वो बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट एमपीज और एमएलएज करते हैं, जो कि इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यहाँ यूज नहीं होता, यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग यूज होती है। और इसमें कोटा सिस्टम होता है कि 50% प्लस वन जिसको सीट मिल जाती है, जिसको मिल जाता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हो जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग से के थ्रू वोटिंग होती है। और उसके अलावा जो है प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, तो प्रेसिडेंट को जो ओथ दिल यानी अभी इसकी गवर्नर की कोई वोटिंग नहीं होती, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। ये मैं गवर्नर से कंपेयर कर दे रहा हूँ हर चीज को। गवर्नर की कोई वोटिंग नहीं होती, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है सीधे। कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और वो मतलब सेंटर की तरफ से स्टेट में जाके रहता है। ठीक है, और उसको इनको राष्ट्रपति भवन मिलता है, उसको राजभवन मिलता है रहने के लिए गवर्नर को। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? गवर्नर को राजभवन मिलता है रहने के लिए, इनको भवन मिलता है रहने के लिए। ठीक है, ये उनका इलेक्शन नहीं हो रहा है, इनका इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जितने भी फंक्शन जो पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है, वही पावर स्टेट के अंदर गवर्नर के पास है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो तो वो रिजाइन करेगा। रिजाइन किसको करेगा, वो रिजाइन वो करेगा किसको करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और जिसको ओथ कौन दिलवाएगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएगा जो है ऑफ इंडिया, ओथ दिलवाता है। और गवर्नर गवर्नर किसको वो रिजाइन करेगा, जल्दी बोलो। गवर्नर किसको, प्रेसिडेंट को करेगा, और प्रेसिडेंट और गवर्नर को ओथ कौन दिलवाएगा, हाई कोर्ट का जज दिलवाएगा। ठीक है ना, हाई कोर्ट का जज दिलवाएगा जहाँ पे वो है, और ये हाई कोर्ट के जज को दिलवाएगा ओथ, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फिर आपका जो है जितने भी पावर उसके पास है, एग्जीक्यूटिव पावर सारे डिसीजन जो लिए जाते हैं, जुडिशियल पावर, और क्या नाम है आपका हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट का है एक्चुअली। गवर्नर जो होता है डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह को अपॉइंट करता है। ठीक है, और स्टेट के जो मतलब ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के पीसीएस वगैरह, उनको गवर्नर अपॉइंट करता है। लेकिन जो सेंटर और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनका चांसलर जो होता है वो गवर्नर होता है, ध्यान रखिए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है, उनका चांसलर जो होता है वो वीसी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो उसके पास पार्डनिंग पावर भी होती है, रिमिशन कम्यूटेशन वगैरह की पावर होती है। गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर नहीं होती है। उसके अलावा जितने भी बिल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उस पर सब पे साइन करने का अधिकार जो है साइन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और वहां पे सारे स्टेट के अंदर जितने भी बिल होते हैं उन पे साइन कौन करता है, गवर्नर करता है। ठीक है,
इसके यहाँ पे मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, ये भी मनी बिल को रिटर्न मतलब रिस्क कंसिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकता। और ये सारी बातें बाकी सब सेम ही हैं, सिमिलर ही हैं लगभग। तो गवर्नर के इक्विवेलेंट जो होता है स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट जो है वो क्या नाम है आपका गवर्नर होता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका उसके जैसा कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट के अंदर नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो स्टेट उसके राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ये मेन बात उसकी वो है। और वो भी कास्टिंग वोट डाल सकता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मतलब अगर टाई हो जाता है जबकि वो मेंबर नहीं है लेकिन वो डाल सकता है। और इसके इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसके इलेक्शन में जो है एमपीज कौन 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 पार्टिसिपेट करते हैं भैया, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं बताओ जल्दी, पता है अभी जल्दी पढ़ाए। ठीक है। और इम्पीचमेंट, ठीक है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इम्पीचमेंट के अंदर प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के अंदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन पार्टिसिपेट करता है जल्दी बताओ। एम- लोग, हाँ बताओ, दोबारा बताओ सब। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है ना। दोनों वोट करेंगे, एमएलए वोट करेंगे क्या, क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर इसका इम्पीचमेंट करना है तो इम्पीचमेंट के लिए क्या होगा कि राज्यसभा क्या होगी, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेगी और सिंपल मेजोरिटी से एग्री हो जाएगी कौन, लोकसभा। तो इसका इम्पीचमेंट मतलब इसको हटा दिया जाएगा, रिमूवल हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये पता है आप लोगों को। और टेन्योर जो है इसका जो है इन लोगों का टेन्योर जो है 5 ईयर्स होता है, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, वो सब समझ में आ गया होगा। आपके प्राइम मिनिस्टर की इक्विवेलेंट ऑफिस होती है सीएम की। प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है वो सारी पावर एक्चुअल में एक्सरसाइज कौन करता है, प्रेसिडेंट की सारी पावर प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है जो रूलिंग पार्टी होती है उसका समझ लो एक तरह से हेड है। और इस स्टेट के अंदर जो पार्टी होती है उसका हेड चीफ मिनिस्टर होता है। इसके कहने पर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सेंटर में और स्टेट के अंदर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अपॉइंट की जाती है। उसके अलावा जो है होती हैं, आपको मैंने बताया कि स्टेट सेंटर के अंदर कैबिनेट कमिटीज होती हैं जो कि सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन करती हैं। कैबिनेट कमिटीज जो होती हैं जिसमें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, वो करती है। उसके अलावा फाइनेंस, उसके अलावा जो है आपका अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, उसके अलावा इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी होती है, और ऐसे बहुत सारी कैबिनेट कमिटीज होती हैं। ठीक है, होती है ना। इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैंने कल बताया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कौन करता है। ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी कल मैंने बताया था कि वो डिसाइड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है मेन फाइनल डिसीजन जो देती है इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स भी कहा जाता है उसको, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो होती है उसका चेयरमैन, कैबिनेट कमेटी और फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स उसका चेयरमैन कौन होता है, अभी जल्दी पढ़ा है बताओ। रिपीट जाओ, तुम बहुत मारूंगा। तो इसका होम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी का होम मिनिस्टर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके। उसके उसके अलावा पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज 24 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं। उसके बाद पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जैसे होता है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरह वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर क्या नाम है विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक है ना। और सब जगह विधान परिषद नहीं होती, लेकिन मैंने बता रखा है आप लोगों को कि 6 स्टेट के अंदर विधान परिषद आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपका जो है विधानसभा जो है वो सारे स्टेट में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली वाले स्टेट है उसमें सब में रहेगी। यहाँ पे लोकसभा लोकसभा के अंदर 552 मेंबर, वहाँ पे राज्यसभा के अंदर 250 मेंबर। यहाँ हर स्टेट में अलग अलग मतलब वो है, स्टेट के अंदर अलग अलग मेंबर्स हैं। लेकिन उसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि किसी एक बात जो स्टेट के अंदर यूनिक है वो ये है कि उसमें फिक्स नहीं है विधान परिषद का नंबर। ये बस ये लिखा गया है कि 1/3 से ज़्यादा बंदे जो है लोकसभा की जितनी असेंबली की सीट है उससे 1/3 से ज़्यादा लोग जो है वो नहीं हो सकते हैं, क्या नाम है आपके एमपी वो विधान परिषद में मेंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है, और उसके अलावा एमपी एमएलए के लिए वोटिंग कौन करता है, तो एमएलए के लिए वोटिंग जो होता है वो कौन करता है, आम जनता करती है, जिस तरह से एमपी के लिए करते हैं। और राज्यसभा के एमपी के लिए वोटिंग कौन करता है, एमएलए करते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कौन वोटिंग करता है, तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि 1/6 जो है 1/6 और 1/6 जो है वो कॉलेज कॉलेज के स्टूडेंट टीचर वगैरह करते हैं, 1/3 जो है एमएलए करते हैं, और 1/3 जो है और उसके अलावा 1/6 जो है वो म्यूनसिपैलिटीज वगैरह वाले जो अर्बन अफेयर्स है वो सब करते हैं। और 1/6 जो जो बचता हुआ रिमेनिंग 1/6 होता है उसको गवर्नर अपॉइंट करता है। तो इस तरीके से उसका उसका मतलब वो पूरा डिवाइड कर रखा है कि 1/6 उसके बाद 1/3 और इस तरह से 1/3, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपका अब मतलब वोटिंग होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो और एक बात ये याद रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कभी भी असेंबली की 1/3 से ज्यादा बंदे मेंबर नहीं रह सकते हैं। सबसे जो कम है 40-40 मेंबर है, वैसे तो अलाउड नहीं है 60 मेंबर से कम, लेकिन फिर भी सबसे कम जो है 40 मेंबर हमारे यहाँ अभी हैं। तो कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे गो नागालैंड वगैरह में एक्सेप्शन है, वो आप देख लेंगे। ठीक है, तो बस ये एक उसका वो है। बाकी जितनी भी कानून बनता है, बजट पास होता है जो मोशन होते हैं वो सारे किस में होते हैं,
पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। मैंने आप लोगों को बता रखा है इसके अंदर कि क्वारम क्वारम मतलब क्या होता है। क्वारम मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ जिसका क्या नाम है, जिससे पार्लियामेंट चलेगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि मोशन जितने भी मतलब चीज़ें होती हैं पार्लियामेंट या स्टेट के अंदर, वो सब मोशन कहलाती हैं। उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। रेजोल्यूशन जिस मोशन पे वोटिंग हो जाए वो रेजोल्यूशन कहलाता है। बिल क्या होते हैं, बिल जो होते हैं कानून होते हैं जिनको पास करने के लिए बाद में जो है वो एक्ट बन जाते हैं। बिल में से जो है प्राइवेट मेंबर बिल होता है जिसको कोई मेंबर पेश करता है, और पब्लिक बिल होता है जिसको कोई मिनिस्टर पेश करता है, ठीक है, और में पेश करता है। उसके अलावा जो है उसमें क्वेश्चन आर होता है, जीरो आर होता है, क्वेश्चन आर होता है, जीरो आर होता है, और एजेंडा ऑफ द डे होता है। क्वेश्चन आर में स्टार्ट एंड स्टार्ट और क्या नाम है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा स्टार्ट ये सब जगह ये सीन चलता है। स्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार्ट क्वेश्चन ओरल पूछा जाता है, और अनस्टार्ट क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन जो होता है वो क्या रिटन में पूछा जाता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ओरल आंसर दिया जा सकता है। अलग अलग इसके कलर पेपर भी होते हैं कि अलग अलग पेपर में पूछा जाता है। जैसे ग्रीन किस में पूछा जाता है, फटाफट रिव्यू करो, ग्रीन किस में, और ग्रीन, और ये उसमें येलो, येलो किस में करते हैं, और और पिंक, लाइट पिंक किस में करते हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या नाम है, अनस्टार्ट क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको ये रट्टा मार लेना है कि कौन से क्वेश्चन मतलब क्या है। उसके बाद में फिर आपका जो है कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे क्या होता है कि पहले सब्सटेंटिव मोशन होता है, सब्स्टिट्यूटिव मोशन होता है, और उसके अलावा जो है आपका सब्सिट्यूटिव मोशन। क्वेश्चन ये आएगा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, कि सरकार गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। अगर अपना कोई मिसयूज करता है तो प्रिविलेज मोशन होता है। मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने के लिए सेंसर मोशन होता है। अगर हाउस की अटेंशन अगर मतलब वो लेनी है तो उसके लिए एडजमेंट मोशन होता है। हाउस का समनिंग मतलब हाउस को समन करना मतलब बुलाना है, हाउस को एडजेंट करना मतलब छोड़ देना। एडजेंटमेंट साइन डाई होता है जिसमें क्या नाम है आप टाइम नहीं बताते हो। प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट करता है जो कि ये बताता है फॉर्मली कि इतने टाइम पर अब हो गया था, अब दोबारा सेशन अब होगा, तो ये जो है प्रोरोगेशन होता है। तो प्रोरोगेशन और जो है एडजेंटमेंट साइन डाई के बाद प्रोरोगेशन होता है। नया सेशन जो है हमारे यहाँ 3 सेशन, बजट सेशन, विंटर सेशन और जो है मानसून सेशन होते हैं। 3 सेशन होते हैं, और इसके अंदर हम लोग लेजिस्लेटिव प्रोसेस वगैरह करते हैं, कानून वगैरह बनाने का काम करते हैं, सेंसरशिप करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। उसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन होता है, गैजेट ऑफ इंडिया में छपता है। सेकंड रीडिंग में ये गिर जाएगा, इसको देखो। सेकंड रीडिंग के अंदर जो है डिस्कशन शुरू होता है, डिस्कशन क्लोज वाइज डिस्कशन क्लोजर होता है। और थर्ड रीडिंग के अंदर जो है पुट टू वोट किया जाता है, जिसमें आपको वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग में मतलब ये होता है या तो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, जिस भी मेजोरिटी से पेश करना है उसको पास किया जाएगा। प्रेसिडेंट के पास जैसे हमने वीटो की बात की हुई है, क्वालिफाइड वीटो, उसके अंदर जो होता है वो एक एब्सोल्यूट वीटो होता है। एब्सोल्यूट वीटो सबसे सस्पेंसिव वीटो होता है। एब्सोल्यूट वीटो में या तो वो इस पे कर देगा, या तो मना कर देगा, पास कर देगा तो मना कर देगा, उसको इस पे कहेंगे क्या नाम है आपका क्या एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब जो है सस्पेंसिव वीटो वो वीटो होता है जिसमें वो पॉकेट वीटो में डाल देता है, उसमें डाल देता है, क्या नाम है रिटर्न कर देता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है। क्वालिफाइड वीटो जो है इंडिया में है नहीं। क्वालिफाइड वीटो जो है क्या करते हैं इंडिया में, क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं है, तो क्वालिफाइड वीटो में क्या करते हैं कि क्या नाम है वो हायर मेजोरिटी से पास करके भेजते हैं, तो उसको साइन करना पड़ता है। अमेरिका के अंदर है। और उसके बाद में आपका जो है वो क्वालिफाइड वीटो के बाद बचता क्या है आपके पास, जो कौन सा वीटो बचता है आपका, पॉकेट वीटो बचता है। तो पॉकेट वीटो में पॉकेट में डाल देते हैं, उससे पूछा नहीं जा सकता कि क्या है क्या नहीं। उसके अलावा आपको मैंने बताया था पार्डन पूरी तरह माफ कर देना, कम्यूटेशन सजा का नेचर चेंज करना, रिमिशन सजा को कम कर देना, रिस्पाइट जो है वो कुछ देर के लिए आराम कर देना स्पेशल कंडीशन पे। और उसके अलावा क्या नाम है रिप्राइव का मतलब ये है कि ठीक है अभी रुको मैं बताऊंगा, ठीक है कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये मतलब कब सजा देनी है, तो इस तरह से है। गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस के पार्डन पावर नहीं है। बाकी सारी बातें लेजिस्लेचर की, जैसे यहाँ पे कानून पास होता है फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग वहाँ भी होती है। बजट में क्या होता है, बजट जो है बजट पास करने के लिए जनरल डिस्कशन होता है। उसके लिए एक एक चीज मतलब डिस्कशन होता है, क्लॉज वाइज बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जनरल डिस्कशन होता है, पुट टू वोट किया जाता है, वोट एट अकाउंट पास किया जाता है। ध्यान रखिए वोट ऑन अकाउंट पास किया जाता है, पैसा निकाला जाता है थोड़े टाइम के लिए कि जब तक बजट पास हो तब तक के लिए पैसा निकाला जाता है, उसको वोट एन अकाउंट कहा जाता है। और उसके अलावा जो आपका होता है अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए। हमारा आर्टिकल 266 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की भी बात करता है। जितना भी पैसा इंडिया का होता है वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाता है। उसके अलावा इमरजेंसी के लिए जो पैसा रखा जाता है 500 करोड़ रुपए कॉन्टीजेंसी फंड आर्टिकल 267 के अंदर होता है। पब्लिक अकाउंट जो होता है, ठीक है,
पब्लिक अकाउंट जो है उसके अंदर पब्लिक अकाउंट जो होता है उसके अंदर जो होता है आपका वो पैसा होता है जो कि लाइबिलिटी वाला पैसा होता है, उसको खर्च करना होता है। तो तीन तरह के हमारे यहाँ फंड होते हैं। एक आर्टिकल 266 और मतलब 266 के अंदर ही उसके बारे में बात की हुई है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और पब्लिक अकाउंट की बात की हुई है 267 के अंदर कॉन्टीजेंसी की बात की हुई है। पब्लिक अकाउंट और कॉन्टीजेंसी फंड से प्रेसिडेंट खुद ऑर्डर देकर पैसा निकाल सकता है, लेकिन अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो उसके लिए बिल पास करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और यही स्टेट में भी यही सारा कुछ होता है। मतलब जैसे जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस वगैरह वही है, लेकिन वो अपनी जो शेड्यूल 7 के अंदर जो स्टेट लिस्ट है उस या कंकरेंट लिस्ट पे ही स्टेट कानून बना सकता है। सेंट्रल लिस्ट पे जो है सेंट्रल कानून बनाता है या कंकरेंट लिस्ट पे। तो सेंट्रल आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कहता है कि सेंट्रल लिस्ट जो शेड्यूल 7 है उसके अंदर जो सेंट्रल लिस्ट है उसके ऊपर जो कानून बनाएगा वो सेंटर बनाएगा, स्टेट के ऊपर जो कानून है वो स्टेट बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 246 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, याद याद रखिएगा। ओके, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके बारे में। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है 24 स्टैंडिंग कमेटीज हैं। अगर आप लोग देखना चाहो तो उसको देख लीजिएगा। 24 स्टैंडिंग कमेटीज हैं कैबिनेट कमेटीज के अलावा। 24 स्टैंडिंग कमेटीज कौन सी? अच्छा, मिनिस्टर्स की बात कर ले, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, और उसके अलावा डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, उसके अलावा कैबिनेट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं। ये कैटेगरी है। ठीक है, स्टेट की। उसके अलावा हमारे यहाँ 24 जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री कमिटीज में ध्यान रखिएगा सारी 24 पार्लियामेंट्री कमिटीज, वैसे तो हमारे यहाँ कुछ जो कमिटीज हैं उसमें से 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं, जिसमें से जो है 24 में से 16 राज्यसभा के 16 लोकसभा के अंदर में और 8 राज्यसभा के अंदर में है। हर एक कमेटी के अंदर 31 मेंबर हैं। ठीक है, जितनी भी कैबिनेट कमिटी जितने भी कमिटीज हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज उसके अंदर 31 मेंबर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है 1 साल के लिए चुनी जाती है जो कमिटी होती है। ठीक है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी। ये चैप्टर नंबर 23 आपके यहाँ पे होगा। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें आप लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 23 खेल लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो कंफ्यूज आएंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज देख रहे हैं? देखिए भाई, पार्लियामेंट्री कमिटीज दिख रहा है? खोला आपने चैप्टर नंबर 23? बोल कोई क्यों नहीं रहा यार? मतलब मैं इतना चिल्लाता रहता हूँ, थोड़ा सा हाँ नहीं कहने में दिक्कत है, बोल दिया करो फटाक से। देखो, पार्लियामेंट्री कमिटीज है। पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर जो है फाइनेंशियल कमिटीज हैं। तीन फाइनेंशियल कमिटीज इंपॉर्टेंट है। इसमें से तीन ही कमिटीज के ऊपर आज तक यूपीएससी ने तो सिर्फ 2 ही कमिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है आज तक। एक पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी के ऊपर मेन क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 1-2 बार कभी ऐसे पूछ लेता है साइड में। और 24 स्टैंडिंग कमिटीज, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को। जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर मैंने बताया कि कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं होगा। इस बात को ये रट्टा मार लीजिए, कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं होगा पार्लियामेंट्री कमिटीज का। सारे जो होंगे एमपीज मेंबर होंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है 1921 के अंदर बना है, 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत। इसके अंदर 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका जो बंदा होता है, इसका जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन से होता है, इसको याद रखेंगे। और ये 1 साल के लिए बनाई जाती है। और ये बेसिकली कैग की रिपोर्ट जो होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके रिपोर्ट को चेक करता है, उसकी रिपोर्ट को देखता है, याद रखें। ओके, ठीक है, कैग की रिपोर्ट को चेक करता है, उसको देखता है, पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज करता है। ये हो गया फाइनेंस कमेटी। उसके बाद में आपका बजट एस्टीमेट कमेटी है। एस्टीमेट कमेटी के अंदर जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट कमेटी जो होती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कमेटी जो है वो एस्टीमेट कमेटी है। इसके अंदर 30 मेंबर होते हैं। और 30 मेंबर होते हैं। ये इसमें सारे जो है रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं। चेयरमैन भी रूलिंग पार्टी का होता है। ये बजट वगैरह कितना खर्च हो रहा है उसके बारे में बात करती है, जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन करती है। पब्लिक अकाउंट, उसके अलावा डिपार्टमेंट, इसके बाद में आपका पब्लिक इंटरप्राइजेस कमेटी है। कमिटी ऑन पब्लिक इंटरप्राइजेस जो है इसके अंदर भी जो है 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। इसमें ये जो है पब्लिक जो पीएसयूज होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं, जैसे एनटीपीसी वगैरह, ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, उसको उसके कैग की रिपोर्ट का वो वाला पार्ट देखती है। उसके अलावा 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं जो कि डिस्कस करते हैं। 16 इसमें से लोकसभा के अंडर में, देख लो यहाँ पे, 16 लोकसभा के अंदर में, और जो है आपके 8 राज्यसभा के अंदर 24 स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज उनको कहा जाता है। इसमें 31 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं जल्दी बोलो? 31 मेंबर होते हैं। 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, और इसमें इसका चेयरमैन वगैरह जो है वो स्पीकर ये पॉइंट करता है। क्या हो रहा है ये?
ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा इसको, बस इतना ही आपको याद रखना है इसके अंदर, और उसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये गवर्नमेंट की जो बजट वजट जो पास होता है ना, उसमें बजट वगैरह में हेल्प करना, इन सब में काम करते हैं। और पार्लियामेंट्री फॉरम क्या होता है? बकवास है, पार्लियामेंट्री फॉरम कुछ नहीं होता है। यूथ लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है। उसके लिए क्या नाम है, लोगों को फालतू चाय बिस्किट खाना है और कुछ नहीं करना है। इससे क्वेश्चन कभी नहीं आया है, ना आएगा, डोंट वरी। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉरम, पार्लियामेंट्री इनसे सबसे कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। कैबिनेट फॉरम वगैरह इससे क्वेश्चन नहीं आता है ज्यादा, तो डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद में उसको जब वक्त मिलेगा तो देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारा इंडिया का सबसे बड़ा जो वो है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर अपनी जुरिस्डिक्शन है, अपनी पावर है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया के अंदर एक ही है, एक ही होता है, आपको पता है। और उसके अलावा उसके अंदर जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है, ध्यान रखिएगा। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? उसमें जजेस जजेस को, ये देखो ये चढ़ गया। ठीक है, उसके बाद में जजेस का इसकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है उसके अंदर। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस हुआ है। और उसके बाद में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के अंदर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया 2014 के अंदर। उसमें ये कहा गया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है जजेस को अपॉइंट करेगा, लेकिन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यार ये पता नहीं क्या सिग्नेचर वगैरह वाला दिमाग खराब कर रहा है मेरा है? मुझे नहीं करना है सिग्नेचर, तो इसको क्या दिक्कत है? पता नहीं क्या है, सिग्नेचर करने की क्या जरूरत है मुझे वहां? जल्दीबाजी में ना ऐसी हो जाता है। ले लो थोड़ा सा यार टाइम, मान लो, रुक जाओ, ज़्यादा नहीं है, बता दे रहा हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट है बस उस पर अभी बात कर ले रहा हूँ। तो देखें अभी हमने क्या बात की? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, नहीं? सुप्रीम कोर्ट जो है, देखो सुप्रीम कोर्ट एक ही है, और उसकी वो जो है बेसिकली क्या बात, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वो है कि जजेस को अपॉइंटमेंट करेगा। इस पे बहुत बात होती है, तो बोलते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का वायलेशन है, करना चाह रही है गवर्नमेंट। हमारे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, जुडिशरी किसी के अंडर में नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जुडिशरी जो है वो किसी के अंडर में नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए जो है बार बार ये आता है कि कैसे कौन अपॉइंट करेगा। तो 4 जजेस का बेंच बैठता है। अभी कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है वो बता दे रहा हूँ बस। कॉलेजियम सिस्टम ये होता है कि 4 जजेस होते हैं, 4 जजेस में जो है जो फैसला करते हैं उसमें से 3 जजेस जो कह देते हैं कि भैया देखो, 3 जजेस ने अगर कह दिया कि जो है इस बंदे को अपॉइंट किया जाना चाहिए, तो उस बंदे को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड कर देता है कि चीफ जस्टिस अपॉइंट किया, जज अपॉइंट किया जाना चाहिए। और उन सीनियर और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉर्मली अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ये इस प्रैक्टिस को हटाया भी जा सकता है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बोला गया कि ये जो है सरकार इसमें इंटरफेयर कर रही है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं रह जाएगी, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने बोलकर जुडिशियल रिव्यू करके इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, और ये कहानी खत्म कर दी इसकी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, उसने बोला था। तो ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, यानी कहानी खत्म कर दी। जजेस का अपॉइंटमेंट जो होता है वो, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि भैया कोई बंदा जो है वो जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, या तो एडवोकेट हो जो है हाई कोर्ट का, वो 10 साल तक। ठीक है ना, जज यानी कि किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है जो हाई कोर्ट का जज हो 5 साल तक। सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो, कितने साल से? 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, और ही डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो, या तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, तो ओपिनियन में तो उसको चीफ जस्टिस, उसको जज बनाया जा सकता है। उसमें जो सीनियर मोस्ट बंदा होता है उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी, आई कि नहीं आई? ठीक है, उसके बाद में उसको ओथ कौन दिलवाता है? तो प्रेसिडेंट उसको ओथ दिलवाता है भैया। और उसका टेन्योर क्या होता है? 65 साल तक टेन्योर होता है। जब तक 65 साल ना हो जाए उसको हटाने के लिए इंपीचमेंट करना चार्ज होती है। यानी चार्ज होने का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूट फ्रंट उसकी सैलरी को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके अलावा जो है सीट सुप्रीम कोर्ट की कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट दिल्ली में रहेगी। ठीक है ना, उसके अलावा उसके बेंचेस वगैरह बनाए जा सकते हैं। प्रोसीजर कोर्ट में क्या है? इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, उसका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह सब इंडिपेंडेंट है, ये सब बातें हैं। उसके अलावा उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि नॉर्मली सेंट्रल और स्टेट के बीच में
अगर कोई लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, तो उसमें वो ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दो स्टेट आपस में लड़ते हैं तो सेंट्रल स्टेट आपस में लड़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सीधे जाएंगे। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे जाएंगे। वैसे डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते सिवाय फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे। रेट ज्यूरिसडिक्शन है हबीज कॉर्पस मैंडम और सर्शियोरी क्वांटो, इसमें डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बाकी आप अपील करते हुए जा सकते हो। अपील करने का मतलब क्या है कि आप लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो अपील करते हुए। तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन उसकी है, वो किसी भी मैटर में हो सकता है। सिविल मैटर में लोग स्पेशल मैटर में और किसी में भी। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही उसको देखते हैं। उसमें 5 जजेस कम से कम बैठेंगे उसको देखने के लिए, लेकिन उसमें सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस हाई कोर्ट देगा तभी पहुंच सकते हो। सिविल मैटर जो है, सिविल मैटर के अंदर पहले 20,000 से कम का मैटर नहीं जाता था, लेकिन अब यह कह दिया गया कि अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप सिविल मैटर भी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अपील करते हुए। क्रिमिनल मैटर में यह है कि डेथ सेंटेंस है तो डायरेक्टली चला जाएगा, नहीं तो हाई कोर्ट सुप्रीम सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देता है कि जाओ भैया सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लो इतने टाइम तक, तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा स्पेशल लीव होता है कि अगर आपको लगता है कि यार मैटर मेरे लिए ठीक नहीं हुआ है गलत, तो स्पेशल लीव से भी आप अपील कर सकते हो। और सुप्रीम को आर्टिकल 143 के अंदर अगर गवर्नमेंट किसी मैटर में फंसती है लीगल मैटर में, तो वो एडवाइस अटॉर्नी जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकती है। एडवाइजरी, उसको एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है 2 वजहों से, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। एक तो इसलिए क्योंकि उसका सारा जो कुछ भी होता है वो रिकॉर्ड में रखा जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। दूसरी वजह उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करने की यह है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा दे सकता है। और ये बात दूसरी वाली लोगों को अक्सर नहीं पता होती, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा देना भी उसके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर आता है। ठीक है। और वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है किसी भी मैटर का, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो कोई भी मतलब बनेगा तो उसको जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और ये सारी बातें हाई कोर्ट पे भी लागू होती हैं। सिर्फ हाई कोर्ट के पास जो है रेट जुरिसडिक्शन आर्टिकल 226 के अंदर ज्यादा वाइडर है। बाकी हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है। वो रिजाइन जो करेगा वो उसको ओथ लेकिन दिलवाएगा, हाई कोर्ट के जज को गवर्नर दिलवाएगा, वो रिजाइन भी प्रेसिडेंट को करेगा। ठीक है। ये सारी बातें आप ये ध्यान रखें। बाकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और इसका स्कोप जो होता है, ठीक है, वो इंडिया इसका जो है सुप्रीम कोर्ट का नेरोवर है और हाई कोर्ट का वाइडर है। बस इतना आपको याद रखना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बाकी सब सेम है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि कोई भी कानून बनेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन कहीं खिलाफ तो नहीं बना हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है। अगर वो है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कह सकता है, ये उसकी पावर है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज्म है, कोई एडवोकेट, कोई क्या नाम है, कोई भी जुडिशरी खुद भी एक्टिव हो सकती है। जुडिशरी को लगता है कि यार ये काम सही नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ये सही काम नहीं कर रही, तो उसके ऊपर वो एक्टिविस्ट हो जाती है, उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, कोई ऑर्डर पास कर सकती है। उसके अलावा अगर पब्लिक इंटरेस्ट, कोई एडवोकेट या कोई इंसान जो पब्लिक स्पिरिट का हो, उसको लगता है कि जमुना गंगा हो रहा है, गंगा गंदी हो रही है, कुछ खराब काम हो रहा है, देश के लिए नुकसान हो रहा है, तो वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL डाल सकता है। और PIL जो होता है उससे क्या होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई जजमेंट ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करवा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा सकता है कि भैया ऐसे ऐसे करो सरकार साहब, नहीं तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? देखो गवर्नर मैंने बता दिया इक्विवेलेंट टू जो है प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर तो प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट है। चीफ मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर जैसे जो पावर है वही स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर की पावर होती है। और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जैसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है उसी तरह से वो भी फंक्शन करती है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 चीजें कि स्टेट लेजिस्लेचर जैसे असेंबली और काउंसिल होता है उसके अंदर, और असेंबली और काउंसिल वर्क करता है उसी तरह। तो ये इसके बारे में मैंने 2 स्पेशल बातें आपको सिर्फ बता दी। उसमें यह बता दिया कि जो ये है आपका स्टेट वाला, स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ होती है वो बोल दी। असेंबली की स्ट्रेंथ जो है मिनिमम 60 कर दी कही गई है कि मिनिमम 60 होगी इसकी स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, असेंबली की, और मैक्सिमम 500 होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, सबसे ज़्यादा यूपी की है। और उसके अलावा जो है इसके अलावा जो है ये क्या नाम है आपका, मैंने बताया कि जो वो है आपका काउंसिल की स्ट्रेंथ जो है वो 40 फिक्स कर दी गई कि 40 से कम नहीं होगी, मिनिमम 40 होगी। लेकिन इसमें कहा गया है 1/3 से ज्यादा, ये वो एग्जाम में यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, 1/3 से ज्यादा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली काउंसिल की सीट नहीं हो सकती, लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट। इसको याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे। ओके। इसमें इसके अलावा ये यूपीपीसीएस के अंदर ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि वैसे तो 60 सीट फिक्स है, लेकिन जो है कुछ चीजों के लिए, जैसे आपका क्या नाम है 30, ये यहाँ पे देखें आप, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, ठीक है, इन स्टेट्स की जो है नंबर फिक्स जो है 30 कर दिया गया है। मिजोरम और नागालैंड की 40 और 46 फिक्स हुई है। तो ये थोड़ा ये एक्सेप्शंस है। बाकी वैसे मिनिमम जो असेंबली की सीट है वो 60 हो सकती है, मैक्सिमम 400 हो सकती है। यूपी की कितनी है? 403, अगर 402 टोटल वैसे, ठीक है ना।
तो ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद में तो ये दो बातें हैं। बाकी इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, तो मैंने बताया आम जनता पार्टिसिपेट करती है किसके इलेक्शन में, किसके इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में। और काउंसिल के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, ध्यान रखो मैंने कहा 1/3 मेंबर जो है वो जो है म्यूनसिपालिटीज वगैरह लोकल बॉडीज करते हैं। 1/12 मेंबर जो होते हैं वो आपके जो है ग्रेजुएट लोग करते हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट और टीचर जो है 1/12 करते हैं। 1/3 जो होते हैं वो एमएलएज करते हैं। और जो बाकी बचे 1/6 जो होते हैं उनको जो है वो कौन कर देता है, गवर्नर अपॉइंट कर देता है। बस इतना याद रखो, यानी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले स्टूडेंट और टीचर, और उसके अलावा जो बचता है उसको गवर्नर। ठीक है, तो इतना याद रखो। 1/3 जो है वो लोकल बॉडीज करती हैं। 1/12 मिला के 1/6, मतलब मैंने 1/6 बताया था, 1/6 इन दोनों मिला के 1/6 जो है वो कौन करता है, तो 1/6 जो है 1/6 देखो 1/6 जो है वो करता है स्टूडेंट और टीचर मिला के 1/6 1/12 मतलब 1/6। यार जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 1/12 को, तो अगर जिन लोगों को कैलकुलेशन आती हो ध्यान रखना, 1/12 जो बनेगा वो 1/6 बनेगा। 1/6 जो मेंबर हैं उनको अपॉइंटमेंट ये जो स्टूडेंट और टीचर मिलकर करते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं। और उसके अलावा 1/3 जो होते हैं उसको एमएलएज करते हैं। बचता है 1/6, तो 1/6 जो होता है वो करता है आपका गवर्नर अपॉइंट करता है। बस इसको याद रखो। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, काउंसिल की बात कर रहा हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, ड्यूरेशन इसकी भी 6 साल है, वही से जैसे राज्यसभा का है, तो राज्यसभा की तरह फंक्शन करता है काउंसिल, और लोकसभा की तरह फंक्शन करता है कौन सा, असेंबली। बस इतना याद रखो। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो स्पीकर होता है, स्पीकर असेंबली का स्पीकर होता है जो उन्हीं में से मेंबर होता है। और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो काउंसिल का भी मेंबर उन्हीं के मेंबर में से होता है, क्योंकि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जैसा कोई सीन है नहीं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बता दो मुझे, समझ में आ गया। हाई कोर्ट के बारे में मैंने बता दिया कि हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो वाइडर है। ठीक है, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वाइडर है। बाकी आपका जो ये बातें हमने कर ली, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की बातें कर ली। बाकी ये सब हो गया। अब देखें आपका जो है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद में आपका लोअर कोर्ट आता है। लोअर कोर्ट में देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है डिस्ट्रिक्ट के सारे मैटर देखता है। और उसके बाद में जो है उसके नीचे तहसील तहसील होती है। तहसील वाले जो है अपना मैटर देखते हैं। और तहसील वाला जो जितना भी जुरिस्डिक्शन होता है वो तहसील का एरिया होता है। ठीक है, अब हमारा जो आता है इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंपॉर्टेंट है वो ये सेंटर स्टेट रिलेशन है। तो अब जब आप सेंटर और वो जान गए तो सेंटर स्टेट रिलेशन भी जान लेंगे। थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि सेंटर भी आप जान गए स्टेट भी जान गए, तो दो चीजें जान गए तो सेंटर स्टेट रिलेशन भी जान लेंगे कि नहीं जान लेंगे बताइए। भाई जब सेंटर जान गए स्टेट जान गए तो बुराई है, जान लो। देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन ये है सिंपल कि देखिए एक तो ये है कि सेंटर जो है वो अपने स्फीयर में पावरफुल है, लेकिन स्टेट भी कम नहीं है, स्टेट भी अपने स्फीयर में पावरफुल है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन ही है इसके बाद है, क्योंकि आप अपनी बुक खोल के देखोगे तो जो आपका मतलब वो है मतलब फॉर वो फेडरल रिलेशन वो फेडरलिज्म वगैरह के बाद में सेंटर स्टेट रिलेशन है जो 14 चैप्टर है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में ये ध्यान रखो कि सेंटर अपने देखो तीन चीजें होती है, कानून बनाने का पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर। तो ध्यान रखो लेजिस्लेटिव पावर का आर्टिकल 246 से लेकर 255 पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात करता है। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है कि कानून कौन बनाएगा। तो शेड्यूल 7 जब आप खोलोगे तो शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट जो है इसके ऊपर आर्टिकल 246 कहता है कि ये पावर जो है वो तीनों के पास अलग अलग है। यानी लिस्ट 1 के अंदर कानून जो है वो सेंटर बनाएगा, लिस्ट 2 के अंदर स्टेट बनाएगा, और लिस्ट ये क्या मुझे आता है क्या हो जाता है। ठीक है, जो क्या नाम है, इसके बाद में लिस्ट 1 के अंदर सेंटर कानून बनाएगा, उसके अंदर 97 आइटम थे, अभी 100 आइटम के आसपास हो गए थे, देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर जो कानून बनाएगा वो जो भी मतलब लिखा हुआ है सब्जेक्ट उसके अंदर, जैसे पब्लिक ऑर्डर वगैरह हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, प्रिजन हो गया, इसके ऊपर स्टेट बनाएगा। और जैसे एटॉमिक एनर्जी है, जैसे यहाँ देख लो ना, डिफेंस का मैटर है। अच्छा आप लोग फॉलो कर रहे हो क्या, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई है नहीं। डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स ऑर्गन बनाएगा, वो बनाएगा सेंटर। स्टेट जो है कल्चर वगैरह जो है, सैनिटेशन वगैरह, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, इस पे गैम्बलिंग सैम्बलिंग, इसके ऊपर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और जो कंकरेंट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ये सब जो मैटर है इसके ऊपर जो होता है कानून बनाने का पावर जो होता है वो किसके ऊपर पास होता है, ये जो है इसके दोनों के पास होता है। यानी दोनों लोग कानून बना सकते हैं जब तक कि मैटर, और दोनों मैटर टकरा जाते हैं तो सेंटर का मैटर प्रिवेल करता है। ये आप
ध्यान रखें। और उसके अलावा एक होता है रेसिड्यूरी पावर, आर्टिकल 246 के अंदर जो बचा खुचा है, जो तीनों लिस्ट में कहीं नहीं है, तो उसकी पावर पार्लियामेंट के पास होती है, जिसको रेसिड्यूरी पावर कहते हैं। नहीं तो अदरवाइज अपने अपने स्फीयर में दोनों कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने लिस्ट कानून बना सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में क्या है, देखो हमारे यहाँ 3 तरह की सर्विसेज होती है, एक ऑल इंडिया सर्विस होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट की, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को रखता है, जैसे IRS जो होते हैं लोग, IRS मतलब क्या, जैसे IRS है, IFS है, फॉरेन सर्विसेज है, या क्या नाम है फॉरेस्ट सर्विसेज है, या क्या नाम है आपका जो है ये क्या नाम है आपका, सॉरी फॉरेस्ट, वो फॉरेन सर्विसेज है, रेवेन्यू सर्विसेज है, यानी IRS बनेंगे आप, जैसे आप इसका एग्जाम देंगे तो यानी ये सिविल सर्विसेज का, तो या तो आप IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, IFS बनेंगे, IRS बनेंगे, कुछ भी बन सकते हैं ऐसे। तो अगर आप फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं या आप रेवेन्यू सर्विसेज में जाते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होंगे, आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, या फॉरेस्ट सर्विसेज वाले जो है वो लोग ऑल इंडिया सर्विसेज में होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी सर्व करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी सर्व करते हैं। जैसे आप DM बना के भेजे जाएंगे तो आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होंगे, अपना कैडर चुनेंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है एक्चुअल में चुनता आपको कौन है, सेंटर चुनता है, लेकिन आपको आप कहाँ काम कर रहे हो, किसके वहाँ पे काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो स्टेट के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है ऑल इंडिया सर्विसेज में। आप SP बना के भेजे जाते हो, IPS होते हो, आपको SP बना के भेजा जाता है, तो आप किसी स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट में SP बना दिए जाते हो, तो आप IPS बनोगे लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी स्टेट के अंडर में काम करोगे, जो आपका कैडर चुनोगे, ठीक है। और लेकिन सेंटर, लेकिन ये बहुत सारे स्टेट इस पे वो करते हैं कि भैया देखो ऐसा है, हमें सेंटर मतलब पहले करते थे, अब तो वो हो गया है एकदम क्लियर। उन्होंने कहा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के, कहते हैं हमें जो है ऑल इंडिया सर्विस वाले एम्प्लॉय चाहिए नहीं, हम स्टेट वालों से काम चला लेंगे। मतलब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि स्टेट वाले जो बंदे हैं उन्हीं से हम लोग अपना DM बना लेंगे, SDM को ही प्रमोट करके DM बना देंगे, हमें जरूरत ही नहीं है ऑल इंडिया सर्विस वालों की। तो इस तरह से मतलब वो लोग करते हैं। लेकिन ये बेसिकली ये है कि ऑल इंडिया सर्विसेज वाले दोनों जगह सर्व करते हैं, स्टेट में, सेंटर में, दोनों में। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज वाले होते हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व करते हैं, और स्टेट वाले जो SDM वगैरह जो PCS वाले जो एग्जाम है, जिसका एग्जाम देने जा रहे हो, वो सिर्फ अपने स्टेट को ही सर्व करेंगे, अपने स्टेट में SDM और DSP बना के भेजे जाएंगे। जो आप अगर PCS का एग्जाम निकाल दोगे तो या तो DSP रैंक पे जाओगे तो DSP पुलिस में चले जाओगे, और अगर नहीं तो SDM भी बन सकते हो, ठीक है। बढ़िया बात समझ में आ रही है। वो स्टेट वाले स्टेट को सर्व करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। और लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने वाली परी, एग्जीक्यूटिव। और फाइनेंशियल पावर की बात करें तो सारा जो टैक्स इसका पैसा होता है वो जाता है एक्चुअल में किसके पास, सेंटर के पास जाता है। और ये मैंने अभी आपको ऑल इंडिया सर्विस बता दिया। ऑल इंडिया सर्विस के अंदर 3 सर्विसेज मैंने आपको बताई, अगर आपको पता है तो ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस में IAS है, IPS है और IFS, मतलब ये फॉरेस्ट वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फॉरेन वाला नहीं है, फॉरेन वाला सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक है ना। ये तो उसके अलावा जो है ये मैंने बता दिया है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि जो है पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह, ये इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया कि देखिए इमरजेंसी के टाइम पर ना सेंटर टेक ओवर कभी कर लेता है, कि लेजिस्लेटिव फंक्शन वगैरह को भी, कि स्टेट असेंबली कुछ नहीं करेगी, सारा सेंटर करेगा, तो वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कर सकता है, या स्टेट में इमरजेंसी के भी टाइम पे कर सकता है। वैसे स्टेट को सारा प्रोटेक्ट वगैरह का करने का काम जो है अंडर आर्टिकल 355 जो है वो उसका है, सेंटर का है। उसके अलावा फाइनेंशियल रिलेशन है, तो जितना भी टैक्स वैक्स लगाने का है, टैक्स वगैरह इंपोज करना है, मैक्सिमम जो यूनियन टैक्स लगाता है, कुछ टैक्स जो है स्टेट भी लगाता है। GST के अंदर जो है आपको पता है सेंट्रल GST होता है, स्टेट GST होता है, ये होता है। उसके अलावा इनकम टैक्स जो होता है वो सेंटर लगाता है, ये ध्यान रखेंगे। और जो पैसा होता है कंस्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया में जाता है, फिर वहां से जो है आपका फाइनेंस कमीशन होती है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल ध्यान रखिए 280 है। फाइनेंस कमीशन का मेन काम यही है कि स्टेट को उनको बताए क्या नाम है सेंटर को कि कितना पैसा स्टेट को देना है, तो वो स्टेट को पैसा दिलाने का काम जो होती है वो फाइनेंस कमीशन करती है। ये मेन उसका काम होता है कि कितना पैसा दे। तो जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसने रिकमेंडेशन दिया कि 42% रुपया जो है, फॉर जितना पैसा आ रहा है उसका 42% जो है वो 42% वो किसको दिया जाए, स्टेट को दिया जाए। उसके अलावा फाइनेंस के अंदर कौन सा टैक्स कौन लगाएगा, कौन अप्रोप्रिएट करेगा, वो सब है, वो सब आपका इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि मेनली GST वगैरह स्टेट वाला, GST स्टेट लगाएगा, सेंटर जो है सेंटर वाली लगाएगा, और उसके अलावा इंटीग्रेटेड GST वो भी सेंटर लगाता है, ठीक है। और ये सब पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो है आपका 300 इसका आपका 264 से लेकर 300A तक जो है दे रखा है। इसके बारे में फाइनेंशियल पावर के, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में। नेशनल इमरजेंसी वगैरह के टाइम पर ये चेंज हो जाते हैं रिलेशंस, और इस नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी 3 तरह की इमरजेंसी होती है। और स्टेट्स वगैरह से रिलेटेड जो वो होते हैं, मतलब कमीशन वगैरह, सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, ये सब जो है इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन है। एक स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल होता है, इंटर स्टेट काउंसिल जो होता है इसके बाद वाला चैप्टर है। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 263 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और वो इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर जो होता है, मतलब इंटर स्टेट काउंसिल, ये देख लीजिए,
ये इसके अंदर ये आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल होते हैं, इसमें सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं। और ये बेसिकली क्या, इसका मेनली इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या होता है, ये जो होता है ये सारे जो आपस में डिस्प्यूट वगैरह है उनको सर्व करने के लिए सेंट्रल स्टेट का अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें, स्टेट आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें, तो इसके लिए ये होता है सेंट्रल जो है इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया। इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसके अंदर ध्यान रखें प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसका चेयरमैन होता है, और सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस इंटर स्टेट काउंसिल, और ये मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को। और सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज वगैरह होते हैं, गवर्नर जहाँ पे उसका रूल लगा हो, प्रेसिडेंट रूल लगा हो, वहाँ पे गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं। और उसके अलावा जो है इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह भी बैठते हैं जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका इंटर स्टेट रिलेशन हो जाता है। इंटर स्टेट रिलेशन के बाद में आपका जो है आपका इमरजेंसी है। हमारे यहाँ तीन तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है, ध्यान रखो। एक नेशनल इमरजेंसी जो 3 ग्राउंड, हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए आर्टिकल 352 है, उसके अंदर तीन तरह के तीन ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाई जाती है। एक होता है वॉर हो जाए या एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से कोई हमला कर दे या आर्म रेबेलियन, हथियार उठा के लोग हमला कर दें, तो इन केसेस पे आपका लगाया जा सकता है आपका नेशनल इमरजेंसी। और जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। लेकिन बाकी आर्टिकल भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सस्पेंड कर सकता है, यानी आप कुछ बोल बाल नहीं सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। स्टेट इमरजेंसी क्या होती है, स्टेट में अगर कोई स्टेट मशीनरी नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर वगैरह नहीं है, तो वो उसको स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है। अभी तक नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 बार लगाई गई है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी जो है वो 100 बार से 150 बार 200 बार से ज़्यादा लगाई जा चुकी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी नहीं लगी है, आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, लेकिन कभी नहीं लगाई गई है, क्योंकि इसमें सैलरीज वगैरह कट हो जाती है और कोई कौन मिनिस्टर चाहेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर चाहेगा कि उसकी सैलरी कम हो। ठीक है, तो आर्टिकल 356 के तहत जो है कितनी भी क्राइसिस आ गया, और वर्ल्ड में 1991 के अंदर हमारे यहाँ बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी, लेकिन हमारे यहाँ तब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, और क्योंकि इसमें ऑफिशियल्स की सैलरी कम होती है तो वो कभी नहीं लगाएंगे वो लोग। और इसके अलावा आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी फेल हो जाए तो उसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगती है। उसमें क्या होता है कि सेंटर टेक ओवर कर लेता है, सारा पावर जो होता है सेंटर चलाता है गवर्नर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आपका जो आर्टिकल 358 भी एक आर्टिकल है, एक 352, 356 और 360 याद रखिएगा। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, और 365 के अंदर भी स्टेट इमरजेंसी का है तरीका। और उसके अलावा 360 के अंदर जो है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगाई गई है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी को, और प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है, और उसके बाद में कैबिनेट चाहे तो रेजोल्यूशन पास करके उसको कंटिन्यू रखे, एक महीने का टाइम रहता है, चाहे कंटिन्यू रखे और चाहे तो फिर उसको हटा भी सकती है इमरजेंसी को, लेकिन प्रेसिडेंट ही इमरजेंसी लगा सकता है। तो 1 महीने तक, और अगर एक बार इमरजेंसी लग गई तो 6 महीने तक कंटिन्यू रह सकती है, उसके बाद फिर पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट को। अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो कंटिन्यू रहेगी और इमरजेंसी। और उसमें जो रिलेशन होता है नेशनल इमरजेंसी के अंदर, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है और सेंट्रल स्टेट का रिलेशन मॉडिफाई हो जाता है। स्टेट के इमरजेंसी के अंदर कोई आर्टिकल नहीं, मतलब कोई नेशनल इमरजेंसी वगैरह कोई भी, वो स्टेट इमरजेंसी के अंदर कोई भी आर्टिकल वगैरह फंडामेंटल राइट वगैरह सस्पेंड नहीं होता है। नेशनल इमरजेंसी में ध्यान रखिएगा, आर्टिकल वो नेशनल आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सस्पेंड कर सकता है आर्टिकल 359। ठीक है, और 358 के तहत, 358 कहता है, आर्टिकल 358 कहता है कि डायरेक्टली जो है वो आपका आर्टिकल 19 जब लगता है, मतलब ये इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी होती है, ये भी मैंने बता दिया आपको। आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है, मतलब सैलरी वगैरह कम कर देना लोगों का, तो ये इमरजेंसी होती है। इंडिया में इमरजेंसी लगने का मतलब है कि सेंटर जो है वो टेक ओवर करेगा, वो सारी मशीनरी चलाएगा, किसकी, स्टेट की भी चलाएगा। तो ये सारा हमने देख लिया है, और ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट देख लिया है भैया। अभी हमारे आता है कि पंचायती राज। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हमारे यहाँ देखो, सबसे पहली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया कि भैया हमारे यहाँ वो बना लो, क्या नाम है, आप पंचायती राज बना लो। हमारे यहाँ आर्टिकल 40 था जिसके अंदर पंचायती राज के बारे में बात की गई थी कि भैया पंचायती राज होना चाहिए, और पंचायती राज में मतलब लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेट सेंटर के उसमें गाँव की अपना प्रधान होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी होनी चाहिए, मतलब यानी कि जिला पंचायत और जिला मंडल ब्लॉक लेवल पे, और उसके अलावा विलेज लेवल पे विलेज पंचायत होनी चाहिए। तो ये सब बातें जो है वो बलवंत राय मेहता साहब ने शुरू की थी उसमें पंचायती राज के तहत। और उसके बाद में वहाँ बलवंत राय के बाद जो है अशोक मेहता पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखें आप,
ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर्टिकल पेज नंबर 30 वो इस चैप्टर नंबर 38 के अंदर बलवंत राय मेहता साहब ने रिकमेंडेशन दी थी। उसके अंदर उन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात की थी और उनकी रिपोर्ट के बेसिस पर सबसे पहला नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश किया गया। इन्होंने 3 टायर गवर्नमेंट की बात की थी, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति जो है ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन ये एक रिकमेंडेशन थी, इसको बहुत एक्सेप्ट नहीं किया गया बहुत ज्यादा। लेकिन उसके बाद में फिर यहाँ लेकिन नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर सबसे पहला नागौरी चाय जो है ना वो नागौर डिस्ट्रिक्ट की है। तो नागौरी चाय वहाँ मिलती है, आप देखेंगे तो वो क्या नाम है, नागौर नागौर डिस्ट्रिक्ट की है। वहाँ पे सबसे पहला जो है विलेज पंचायत बनाया गया था। उसके बाद में फिर और भी बहुत सारी कमिटीज आई, जैसे आपने कमेटी देखी बलवंत राय मेहता, अस, अशोक मेहता, अशोक मेहता की कमेटी देखी। अशोक मेहता जो है वो, अशोक मेहता के बाद आप लोगों ने जीवी की राव कमेटी देखी होगी। ये सब रिकमेंडेशन देते आए हैं। ये सब आप अभी, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। कौन मार रहा है? हाँ, किसने मारा है? तो झापड़ लगाऊंगा मैं जब मिनमिनाओगे तो। अरे यार, इतना तेज तेज चिल्लाते हो कि दिमाग खराब हो जाता है ना यहाँ से। ठीक है, एलएम एलएम सिंह भी जो है इतना तेज चिल्लाता है कि मुझे। एलएम सिंह भी देखो, एलएम सिंह भी जो है वो उनकी रिकमेंडेशन है, डुगोंग की कमेटी की रिकमेंडेशन है और उसके बाद में गेरगिल की कमीशन है। तो ये लोगों ने रिकमेंडेशन दी है कि भैया ऐसा करो, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डालो, कॉन्स्टिट्यूशन में डालो, कॉन्स्टिट्यूशन में डालो। तो बहुत दिन तक ये कोशिश होती रही कि कॉन्स्टिट्यूशन में डालो। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कोशिश की, फेल हो गए। वीपी सिंह गवर्नमेंट ने कोशिश की, फेल हो गए। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने फाइनली जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 11 शेड्यूल में डाल दिया और 12 शेड्यूल के अंदर डाल दिया। 1992 के अंदर इसको डाल दिया गया, उसको इन्फोर्स कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 के अंदर यूपी पीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ है कि कब इसको इंप्लीमेंट किया गया है, कब इन्फोर्स किया गया है। तो 24 अप्रैल 1993 के अंदर जो है इन्फोर्स किया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अंदर जो है वो पंचायत बनाया गया और उसके अंदर जो नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9 के अंदर पार्ट 2 आर्टिकल 243 ओ तक ऐड किया गया। उसके बाद में फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया और उसके अंदर जो है उसके अंदर वो ऐड किया गया आपका क्या नाम है, आपका पार्ट 9A ऐड किया गया। ग्राम पंचायत बनाया गया, 3 लेवल पे कमिटीज बनाई गई। 3 लेवल कमिटीज की कौन कौन सी हैं आपके? 3 लेवल में, पहले लेवल पे जो है आपका विलेज लेवल पे पंचायत, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, 3 लेवल पे बनाई गई। और उसके अंदर ये कहा गया कि भाई जनता आपकी वोट करेगी, जो डायरेक्टली इलेक्ट होगी कि उनमें विलेज पंचायत को, फिर उसके बाद में ब्लॉक वालों को इलेक्ट किया जाएगा, ब्लॉक वाले उससे ऊपर इलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर जो बीडीसी वगैरह होते हैं ना, फिर वो जिला वालों को इलेक्ट करेंगे। तो जिला पंचायत में एक जिला पंचायत सदस्य वगैरह बनते हैं और उसके बाद में जिला पंचायत सदस्य अपने चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। उसमें 21 साल एज होती है, आपको पता है प्रधानमंत्री की एज 21 साल होती है, ठीक है ना। ओके, वो ध्यान रखिएगा कि अगर मतलब पहले जो था, पहले ये था कि मतलब अ, अगर कोई बंदा 21 साल का हो गया है तो किस में आ सकता है, वो बंदा जो है क्वालिफाइड है कि वो बन सकता है, क्या नाम है, प्रधान का इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। ये पावर है होती है। उसके अलावा जो है इसमें मतलब स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका इलेक्शन करवाता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन उसके फंडिंग वगैरह को देखता है। बस इसको याद रखिए और नाम जो कमिटीज का याद रखिए कि किससे रिलेटेड है। तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एलएम सिंघवी, जीवे की राव, एलएम सिंघवी और उसके बाद में आपका जो है ये डुगोंग और गैडगिल। ये आप ध्यान रखिए कि ये किससे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। उसके अलावा पैसा एक्ट है, पैसा एक्ट पंचायती राज एक्सटेंशन फॉर द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ये 1996 में पास हुआ है। ये जो है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है। ग्राम सभा का को बहुत पावर देता है, माइनर प्रोड्यूस वगैरह पे पावर देता है। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने बात कर रखी है ऑलरेडी, आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप सबको पता ही है। उसके बाद में फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आपको पता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एक क्या नाम है, वार्ड होता है। वार्ड म्यूनसिपलिटी के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तीन लेवल पे यहाँ पे भी बात होती है। और 3 लेवल कौन कौन से हैं वो इसके अंदर भी कमिटीज वगैरह आपको याद करने के लिए नहीं बोला मैंने, सिर्फ 3 कमिटी बोला है कि एक आपको बोला है कि बड़े लेवल पे अगर होगा तो क्या बनेगा आपका, बड़े लेवल पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनेगा जो लार्ज अर्बन एरियाज के लिए, उससे छोटा होगा तो म्यूनसिपल काउंसिल बनेगा और सबसे छोटा होगा तो नगर पंचायत बनेगा। ये बता रखा है। और आप लोगों को मैंने ये बता रखा है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसका हेड आईएएस होता है, ठीक है, ये बता रखा है। और वैसे उनका वार्ड कमेटी होती है, वार्ड कमेटी लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती है। वार्ड मेंबर जो चुने जाते हैं, आप लोगों को पता है वार्ड का इलेक्शन आपके यहाँ होता है और वो क्या नाम है, काउंसिल बनाते हैं। वो लोग जो डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह काम करती है। उसके अलावा उनके पास भी अपने कुछ टैक्स वैक्स लगाने की पावर होती है, कुछ कानून वानून बनाने की थोड़ी बहुत पावर इन लोगों के पास
पास भी होती है, पंचायती राज वालों के पास, और स्टेट फाइनेंस कमीशन इसका वो करवाता है, मतलब फंडिंग देखता है। यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो गवर्न बाई स्टेट होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको गवर्न करता है, और शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट वगैरह डायरेक्ट गवर्न करते हैं। बेसिकली ज्यादातर ऐसा होता है कि उसमें से ज्यादातर प्रोविजन जो है प्रेसिडेंट के होते हैं। जैसे दिल्ली होता है, दिल्ली जो है स्पेशल टेरिटरी है, उसमें सारी पावर जो है दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं होती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। जैसे पुलिस की पावर, लैंड की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और बाकी जैसे लद्दाख वद्दाख है, वहाँ पे तो गवर्नर ही होता है, वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो उनकी असेंबली वगैरह जो है, जैसे जहाँ पे मतलब जैसे ये है पौंडीचेरी और लद्दाख हो गया, ये क्या जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, तो ये यहाँ पे तो इन्होंने असेंबली दे रखी है, दिल्ली में असेंबली दे रखी है, तो यहाँ पे तो इनकी अपनी दो गवर्नमेंट चल रही है, सेंटर भी देखता है और स्टेट भी देखता है। नहीं तो जो जैसे आपका अंडमान निकोबार है, आपका लक्षद्वीप है, ये सब यूनियन टेरिटरीज हैं जो है, उन लोगों को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखता है और उनके ऊपर सारे काम वही करता है। और आर्टिकल जो दिल्ली के लिए जो एक आर्टिकल स्पेशल है, वो आर्टिकल 329 है, जिसमें स्पेशल फीचर दिया गया है दिल्ली को। उसके अंदर दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से देखा जाता है, जिसके अंदर लैंड और पुलिस का मैटर जो होता है वो सेंटर के पास होता है, बाकी मैटर में एजुकेशन वगैरह, हेल्थ वगैरह, इस पर दिल्ली गवर्नमेंट खुद देख सकती है। इसीलिए केजरीवाल बार बार लड़ता रहता है कि हमें ज्यादा पावर दो, हमें ज्यादा पावर दो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो, लेकिन वो अमेंडमेंट कुछ नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। और उसके बाद में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज को प्रेसिडेंट देखता है, खासकर आसाम जो है, आसाम को गवर्नर ऑफ आसाम देखता है, बाकी सब एरियाज को, बाकी जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज होते हैं उनको जो है वो स्टेट वाले देखते हैं। ये हमने देख लिया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको याद क्या करना होता है, मैंने बताया आपको याद करना होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसका आर्टिकल याद करना होता है। तो भैया देखो, आर्टिकल याद रखो क्या क्या होता है। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन करवाता है, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि इलेक्शन कराने का काम करता है। सारा देखिए, इलेक्शन 324 आर्टिकल है, ये इलेक्शन कराता है। इलेक्शन इंडिया में जो भी होगा वो इलेक्शन कराएगा। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इंडिया में जितने भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह के जितने भी इलेक्शन होते हैं, ये सब यही करवाता है। और यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि इसका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है इलेक्शन कमीशन का। इसको इलेक्शन कमीशन को इसको हटाया नहीं जा सकता। इसको हटाने के लिए उन्हीं ग्राउंड पर हटाना पड़ेगा, जैसे चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होता है, यानी इंपीचमेंट करना पड़ेगा। और इसको जो है, लेकिन इसका जो सैलरीज वगैरह होती हैं इनकी, जो मतलब वो होता है, वो चार्ज नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया पे। इसका टेन्योर 6 ईयर होता है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है इसकी, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल पावर भी होती है। और ये उस समय फाइनल अथॉरिटी होता है इलेक्शन के टाइम पे, तो ये सर्वा हो जाता है, सारी मशीनरी इसके अंडर में काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका एक चेयरमैन होता है, और उसके 315 से लेकर 323 तक आर्टिकल है। इसका पार्ट 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें एक चेयरमैन होता है, बाकी 8 से 10 मेंबर होते हैं। और ये जो होते हैं बेसिकली इंडिया का मेरिट का वॉचडॉग है, ये सारा मैरिज वगैरह देखता है। ये जो है इसका चेयरमैन को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और ये मतलब इसमें जो है इसको हटाया जा सकता है अगर वो कुछ मिसबिहेवियर वगैरह, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम वाम करता है तो उसको हटाया जा सकता है। मिसबिहेवियर का पहले जांच होगी, जांच होने के बाद में फिर उसको अगर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे देता है, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, अगर रिपोर्ट दे देता है कि इसको हटाया जाना चाहिए तो हटा दिया जाएगा। और इसकी जो टेन्योर होता है 6 साल के लिए होता है, 6 साल के लिए ये इंजॉय करेगा अपना ऑफिस, ठीक है। और लेकिन एक बार अगर चेयरमैन बन गया कोई यूपीएससी का, तो दोबारा वो किसी भी प्रॉफिट पोस्ट पे, किसी भी मतलब ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता है। और वो 65 साल तक एज होती है इसकी। और ये जो फंक्शन है पूरा देखेगा, अपॉइंटमेंट इसका नहीं हो सकता है। हाँ, मेंबर को चेयरमैन बनाया जा सकता है बस, और बाकी किसी और एम्प्लॉयमेंट में इसको नहीं डाला जाएगा यूपीएससी के चेयरमैन को। यूपीएससी जो है मेरिट का वॉचडॉग है, मैंने बता दिया। ज्यादातर A-B ग्रेड की जितनी सर्विसेज इंडिया के अंदर है उनको जो है ये यूपीएससी ही करवाता है, मतलब एग्जाम करवाता है। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को भेज देता है अपना एग्जाम करवा के, वो लोग देखते हैं। स्टेट पब्लिक कमीशन जो होती है, सर्विस कमीशन, ये भी 315 से 323 के तहत है। ये स्टेट में जितने भी होते हैं एग्जाम उनको करवाता है। इनका भी एक चेयरमैन होता है, इसको गवर्नर जो है अपॉइंट करता है, लेकिन गवर्नर रिमूव नहीं कर सकता, उसको प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। तो वो सारी बातें हम देख लीजिएगा। उसके बाद में फिर आपका जो है मतलब वही उसी तरह से ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो 2 स्टेट्स का एग्जाम होता है, जैसे यूपीएस पीसीएस का एग्जाम है स्टेट वाले करवाएंगे, और सेंटर वाला जो एग्जाम है यूपीएससी करवाएगा। यानी जो आप आईएएस वाला एग्जाम दे रहे हो, 28 तारीख वाला एग्जाम जो है यूपीएससी करवाएगा, और ये जो 14 तारीख वाला कल वाला एग्जाम है इसको यूपी पीसीएस वाले करवाएंगे। फाइनेंस कमीशन मैंने बताया आर्टिकल 280 के तहत है, जो स्टेट और सेंटर का ये आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। ये जो होता है ये क्या करता है, सेंटर और स्टेट का वो देखता है कि कितना फंडिंग सेंटर को देना है, कितना स्टेट को देना है, इसके बारे में बात करता है। और उसके बाद में आपका जो है
उसके बाद में आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी है, नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी और ओबीसी। ये आर्टिकल जो है आपका 338 के अंदर है, 338, 338 ए एंड 338 बी के अंदर जो है नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी के बारे में बात की गई है। नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी ओबीसी का मतलब क्या है कि अगर एससी एसटी ओबीसी के लिए किसी तरह का वायलेशन होता है उनके मतलब किसी भी तरीके से उनके ऊपर, तो ये उसके ऊपर काम करता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, डोंट वरी अबाउट इट। नेशनल कमीशन फॉर एसटी उसी से बना है, आर्टिकल 338 ए इसका वो है, और ओबीसी वाला भी इसी से बना है। ठीक है। लिंग्विस्टिक ऑफिसर फॉर माइनॉरिटी आर्टिकल 350 बी है, इसमें एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर होता है, हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। इतना याद रखिए, जो लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, काम हम कुछ नहीं करता है, बस ये है। कंप्ट्रोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया। इंडिया की जितनी भी अकाउंटिंग होती है आर्टिकल 148 के तहत कैग करता है। 6 साल इसका टेन्योर होता है, इसको भी इंपीचमेंट करना पड़ेगा, इसको हटाया नहीं जा सकता। ये वॉच डॉग है, जितने भी मतलब पब्लिक खर्चा वर्चा होता है उसको देखता है, उसकी रिपोर्ट अपनी पब्लिक अकाउंट कमेटी को देता है, फिर वो पार्लियामेंट में धज्जियां उड़ाती है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये बेसिकली कैग है। कैग को हटाना आसान नहीं है, 6 साल का टेन्योर होता है। कैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, और बहुत पावरफुल भी है, लेकिन ये कंट्रोलर नहीं है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ऑडिटर है, कंट्रोलर कहाँ है, क्योंकि ये फंडिंग को रोक नहीं सकता कि कितनी फंड रिलीज किया जाए, तो ये पार्लियामेंट कर सकता है, इसलिए कंट्रोलर नहीं है, लेकिन कहा जाता है इसको कंट्रोलर ऑडिटर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा एडवोकेट होता है, बार काउंसिल का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, आर्टिकल 76 के अंदर होता है। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एडवोकेट होता है, गवर्नमेंट के वो लेता है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। इसको जो है ये पार्लियामेंट में बोल सकता है विदाउट वोटिंग राइट के, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और उसके प्लेजर तक रहेगा ये, जब मर्जी तब वो ये एडवोकेट होता है, बड़ा बहुत बड़ा। लेकिन ये अपने प्राइवेट केसेस भी देख सकता है लेकिन गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस नहीं देखेगा, आर्टिकल 76। अटॉर्नी एडवोकेट जनरल, हर स्टेट का एक एडवोकेट जनरल होता है जो स्टेट एडवोकेट गवर्नमेंट के केसेस देखता है गवर्नमेंट से एडवाइस लेता है, आर्टिकल 165 के तहत। हर स्टेट का जैसे वहाँ अटॉर्नी जनरल होता है, वहाँ यहाँ पे एडवोकेट जनरल होता है, और वहाँ पे उसको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल का मेन काम होता है वही गवर्नमेंट के लीगल मैटर में गवर्नमेंट को एडवाइस करना, स्टेट गवर्नमेंट को, और उनके मैटर को देखना, और गवर्नमेंट के खिलाफ ब्रीफिंग नहीं लेना है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के में नहीं मेंशन है लेकिन इंपॉर्टेंट बॉडीज, जैसे नीति आयोग। नीति आयोग बेसिकली इंडिया के लिए जितनी भी प्लानिंग व्लानिंग होती है नीति आयोग करता है। पहले ये प्लानिंग कमीशन थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन हटा दी गई, नेशनल डेवलपमेंट और उसके अलावा एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हटा दी गई, दोनों हटा के नीति आयोग बना दिया गया 2015 के अंदर। अब सारी नीतियां ये बनाएंगे, और इसका चेयरमैन जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, इसका जो चेयरमैन होता है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अक्सर बनाया जाता है, और इसकी रिटायरमेंट की एज है 70 साल। और ये ह्यूमन राइट के जितने भी वायलेशन वगैरह अगर होते हैं तो उसको देखता है। और इसके अंदर इसके अलावा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है, इसमें जो है हाई कोर्ट के जज वगैरह होते हैं उनको बनाया जाता है, रिटायर्ड वगैरह उनको। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सीआईसी होता है जो इन्फॉर्मेशन का वॉच डॉग है इंडिया में। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने मांगी आरटीआई के तहत नहीं मिलता है तो सीआईसी से शिकायत करते हैं आप। स्टेट में भी यही स्टेट का सीआईसी होता है। स्टेट का मतलब स्टेट का इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है। अगर आपने आरटीआई के तहत कोई चीज़ मांगी होती है स्टेट मैटर पे और वो नहीं दे मिलता है तो आप सेंट्रल स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को शिकायत करते हैं। जितने भी करप्शन वरप्शन हो रहे हैं तो करप्शन के लिए अगर आपको कोई शिकायत करना है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कहते हैं। इसमें एक विजिलेंस कमिश्नर होता है जो कि सारा मतलब देखता है, विजिलेंस देखता है कि कोई करप्शन हो रहा है तो विजिलेंस वाला जो है उसको देखेगा। विजिलेंस वाले और करप्ट मतलब करप्शन को और बढ़ा ही दिया है। ये रिपोर्ट है कि विजिलेंस जब से आया है तब से जहां 1 लाख लोग मांगते थे अब 2 लाख मांगते हैं कि विजिलेंस वालों को भी तो देना पड़ेगा, तो बेसिकली ध्यान रखें। उसके अलावा सीबीआई होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए भी कोई मतलब कानून, जैसे इसके लिए तो मतलब कानून होता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो सीबीआई जो है वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से हेल्प लेता है, मतलब पावर लेता है। और ये सीबीआई जो होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, सेंटर के अंदर में होता है और सेंटर इसको गवर्न कराती है। सेंटर के अंडर में स्टेट पुलिस अगर ये कहीं मैटर में आ जाए सीबीआई तो स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करेगी। ये होता है लोकपाल और लोकायुक्त। बेसिकली करप्शन को रोकने के लिए सेंटर के अंदर लोकपाल और स्टेट के अंदर लोकायुक्त को अपॉइंट करने की बात की गई है। तो ये मैंने आपको सारी बातें लगभग बता दी हैं। यही मेन मैटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी पॉलिटिकल डायमेंशन, नॉन पॉलिटिकल डायमेंशन वो सब हम